हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की रिवीजन करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनसे हाई वेटेज में क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन हो रखा है सारे डिवाइसेस का, तो ये है इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस। नाउ दीज डिवाइसेस आल्सो नोन एज नोड्स, और ये कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, हार्डवेयर कुछ भी हो सकते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं? नोड्स और लिंक्स। यानी ये नोड्स हुई और ये किससे कनेक्टेड है? लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड है ना। ये लिंक्स वायरलेस भी हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क नोड इनमें से कुछ भी हो सकती है। लिंक्स जो है वायरलेस हो सकती है। लिंक्स प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स ऑफ सेंडिंग डेटा एंड रिसीविंग डेटा। हम जिस रूल को फॉलो करके डेटा को सेंड कर रहे हैं और जिसके थ्रू हमारा डेटा हम तक पहुंच रहा है, रिसीवर तक पहुंच रहा है, वो क्या है? वो प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या है? ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को। ठीक है, ये एक एड्रेस होता है डिवाइस का। ठीक है, जो हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एनी डिवाइस। इसके बीच में डिफरेंसेस: पैन, लैन, मैन, वैन। ठीक है, पैन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ रेंज क्या रहती है इसकी? पैन की रहती है 1 to 100 मीटर्स, लैन की रहती है अप टू 2 किलोमीटर्स, मैन की 5 to 50 किलोमीटर्स, वैन की अबव 50 किलोमीटर्स। ठीक है, एरिया, ये पैन है तो ये एक ही रूम के अंदर हम जो डिफरेंट अपने जो कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्लूटूथ से हम कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? एक रूम के अंदर ही रहता है ना, तो वो है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन विद इन अ बिल्डिंग होता है, मैन विद इन अ सिटी एंड वैन विद इन कंट्रीज। ठीक है, टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ, इसके अंदर लैन के अंदर ईथरनेट और वाईफाई यूज कर सकते हैं हम। मैन के अंदर एटीएम, एफडीडीआई, सीडीडीआई। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एफडीडीआई मीन्स फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, CDDI मीन्स की कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ATM मीन्स एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, वैन मीन्स लीज लाइन डायल अप कनेक्शंस, ये बनाता होता है। ठीक है, इसको यूज करके कनेक्शन बनाता है। टाइप ऑफ ओनरशिप, इसमें प्राइवेट कनेक्शन रहता है। लैन के अंदर भी प्राइवेट रहता है, मैन के अंदर प्राइवेट पब्लिक दोनों रहते हैं, और वैन के अंदर मेनली पब्लिक रहता है और प्राइवेट भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस क्या है? इसकी बहुत कम मेंटेनेंस है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कनेक्शन हमें नहीं बनाने हैं। ठीक है, बहुत ही कम एरिया कवर करता है, बहुत कम ही नोड्स इसमें कनेक्शन बनाते हैं आपस में, तो इसीलिए इसमें कोई हमें मेंटेनेंस इतनी ज्यादा करनी नहीं होती, तो मेंटेनेंस बहुत ईजी रहती है। इसके अंदर ईजी रहती है, इसके अंदर थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, और वैन के अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। कॉस्ट इसकी बहुत कम, इसकी लो, इसकी हाई और इसकी वेरी हाई। ठीक है, प्रोपेगेशन डिले वेरी शॉर्ट, कि प्रोपेगेशन डिले नहीं होता, बहुत जल्दी हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। इसके अंदर थोड़ा शॉर्ट मतलब कि रहता है, इसमें मॉडरेट, और इसमें थोड़ा ज्यादा प्रोपेगेशन डिले रहता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें मैसेजेस को ट्रांसफर कराना होता है। स्पीड स्पीड इसकी हाई रहती है, क्योंकि कम रेंज तक हमें डेटा करना है ट्रेवल, तो इसकी स्पीड भी बहुत हाई रहती है, क्योंकि डेडिकेशन कनेक्शन भी वही रहेगा ना, मतलब कि बना ही रहेगा डेडिकेशन कनेक्शन। ठीक है, तो स्पीड इसकी अच्छी रहती है। लैन के अंदर स्पीड हाई रहती है, मैन के अंदर मॉडरेट रहती है, और वैन के अंदर सबसे मतलब इन सबके कंपैरिजन में लो रहती है। ठीक है, नाउ OSI मॉडल और TCP मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, TCP IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नाउ ये डेवलप किया था ISO ने। ठीक है, और ये TCP IP जो है ये डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, अब इसके अंदर आती हैं 7 लेयर्स, इसके अंदर आती हैं 4 लेयर्स। वो कौन सी लेयर्स है अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये क्या है? लेस रिलायबल है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी इतनी नहीं है, TCP IP में ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। ये सिर्फ कंसेप्चुअल मॉडल है ये। ठीक है, यानी कि सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अपनी लेयर्स के बारे में स्टडी करना हो तो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर परफॉर्म करते हैं तो TCP IP मॉडल को हम परफॉर्म करते हैं। ये एक रेफरेंस मॉडल है अराउंड विच नेटवर्क बिल्ड। ठीक है, रेफरेंस मॉडल है ये, और ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ OSI मॉडल है TCP IP। ठीक है, अब इसकी लेयर्स देखते हैं। इसके अंदर पहली आती है एप्लीकेशन लेयर, जहां से हमारा कोई डेटा सेंड करना चाहता है। ठीक है, तो OSI मॉडल में तो एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं ना डेटा सेंड, तो पहले एप्लीकेशन लेयर आई, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ठीक है, ये सब आई। अब TCP IP के अंदर क्या है? जो 3 लेयर्स है ना शुरुआत की, ये सारी मिलके एक एप्लीकेशन लेयर बनाती हैं। और जो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट ही रही। नेटवर्क, इसको इंटरनेट लेयर बोलते हैं, और डेटा लिंक और इन दोनों को मिला के एक बनती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एप्लीकेशन लेयर जो TCP IP में है वो प्रोसेस टू प्रोसेस है, नोड टू नोड है, तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस होती है। इसके अंदर जो ट्रांसफर होता है वो होस्ट टू होस्ट, इंटरनेट में सोर्स टू डेस्टिनेशन, और इन नेटवर्क एक्सेस में नोड टू नोड डिलीवरी होती है डेटा की। ठीक है, अब ये सब क्या होता है वो देखते हैं। नोड टू नोड मीन ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस। जैसे सपोज यहाँ पे सेंडर है मेरा, ठीक है, और एक यहाँ पर रिसीवर है। ठीक है, ये सेंडर और ये है मेरा रिसीवर।
अब जब ये डेटा सेंड करेंगे नेटवर्क पे तो रास्ते में हब्स आ सकते हैं, ठीक है, स्विचेस आ सकते हैं, राउटर्स आ सकते हैं वेरियस, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि नोड टू नोड, यानी कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, सेंडर से सबसे पहला डिवाइस कौन सा कनेक्टेड है, हब कनेक्टेड है सपोज, तो ये सबसे पहले इसको ट्रांसफर करेगा, देन इसको, फिर इसको, मतलब कि आपस में इस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा। तो वो होता है नोड टू नोड डिलीवरी। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, ओवरऑल फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम ओरिजिन टू इंटेंडेड रेसिपेंट, यहां से स्टार्ट होके सोर्स से स्टार्ट होकर डेस्टिनेशन तक, वो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। होस्ट टू होस्ट क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन सेम नेटवर्क, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन और कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस का जो सेम नेटवर्क पे है उसको अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो होता है होस्ट टू होस्ट। प्रोसेस टू प्रोसेस होता है डाटा इज डिलीवर्ड टू करेक्ट एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन लेयर तक, यानी कि इस डिवाइस पे भी वेरियस एप्लीकेशंस रन हो रही होंगी ना, बहुत सारी प्रोसेसेस रन हो रही होंगी, ईमेल अकाउंट ओपन हो सकता है, फेसबुक अकाउंट ओपन हो सकता है, तो हम किस एप्लीकेशन के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो होती है उस एप्लीकेशन से उसी एप्लीकेशन पे डेटा को लेके जाना, ठीक है। जैसे फेसबुक से अगर किसी ने कोई मैसेज सेंड किया है तो रिसीवर के भी फेसबुक एप्लीकेशन पे ही मैसेज सेंड करना, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ये हो जाती है। अब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स उनकी फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, उसमें कौन सा डेटा यूनिट यूज होता है, कौन सा हार्डवेयर यूज होता है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैंने ये इस एक चार्ट पे ला दिया। तो अब देखिए फिजिकल लेयर में क्या होता है, बाइनरी सिग्नल ट्रांसमिट होता है, यानी कि इस तरह से इस फॉर्म में हमारा डेटा ट्रांसमिट होएगा फिजिकल मीडियम पे। इसमें पहले डेटा होता है बिट वाइज, ठीक है, इस तरह से डेटा होगा, फिर हम उसको जब चैनल पे सेंड करेंगे तो एक सिग्नल की फॉर्म में सेंड करेंगे, ठीक है, सिग्नल की फॉर्म में डेटा गया। अब हार्डवेयर कौन सी यूज होती है, केबल्स यूज होती हैं, ठीक है, मोडेम यूज हो सकता है, हब यूज हो सकता है, ये सारे डिवाइसेस किस पे यूज होते हैं, फिजिकल लेयर के ऊपर। इसे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से रन करते हैं, ईथरनेट, यूएसबी, ब्लूटूथ, IEEE 802.11, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं डाटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे हम फिजिकल एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है, मैक एड्रेसिंग भी बोलते हैं। डेटा यूनिट कौन सी यूज होती है इसके ऊपर, डेटा यूनिट यूज होती है इसके ऊपर फ्रेम्स, ठीक है, फ्रेम्स की फॉर्म में हम अपने डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है। जो ये हमने इतनी बड़ी बिट्स लिखी है ना, ये सारी बहुत बड़ा डेटा होगा, तो इसको फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब ये डेटा क्या होगा, ये डेटा जाएगा, और ये डेटा के हार्डवेयर कौन सा यूज होता है डेटा लिंक लेयर पे, स्विचेस और ब्रिजेस, ये दो हमारे यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होते हैं, PPP, ATM, ईथरनेट, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे कैसे काम करता है, ये डिटरमाइन करता है पाथ, और यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। डेटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेसिंग, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि आईपी एड्रेसिंग ये यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे कोई यूज होती है। डेटा किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा होता है। हार्डवेयर यूज होता है राउटर, और प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं आईपी सिक्योरिटी और आईसीएमपी, एआरपी, आईपी, ये सारे के सारे इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मैं अच्छे से अभी आपको कराऊंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा को ट्रांसमिट करना, ठीक है। अब डेटा यूनिट क्या है इसमें, टीसीपी। अब डेटा यूनिट यानी सेगमेंट होगी अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, डेटाग्राम होगी अगर हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, राइट। हार्डवेयर कौन सा यूज होता है, अब ये भी देखिए, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये हार्डवेयर गेटवे है, ये किस पे ऑपरेट करता है, ये सारे के सारे यहाँ तक ट्रांसपोर्ट लेयर तक ये गेटवे जो है, यहाँ पे इन सभी डिवाइसेस पे, इन सभी लेयर्स पे गेटवे जो है हार्डवेयर ये यूज होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स कौन से यूज होते हैं इस पे, टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। सेशन लेयर, सेशन क्या करती है, इट मेंटेन्स कनेक्शंस रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस, ठीक है। डेटा यूनिट कौन सी यूज होती है, अब यहाँ से यहाँ तक एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन सब में डेटा यूनिट यूज होती है, मैसेज या फिर डेटा दोनों कह सकते हैं हम, ठीक है। अब हार्डवेयर कौन सा यूज होता है वो मैंने बता दिया, गेटवे। अब प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, नेट बायोस, ये यूज होता है सेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे हम डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, इसको कंप्रेस करना है तो वो करते हैं, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारा काम हम प्रेजेंटेशन लेयर पे करते हैं, ठीक है। ये दोनों डेटा यूनिट गेटवे मैंने हार्डवेयर आपको बता दिया है। इसमें प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं TLS, SSL और SSH, ठीक है, ये सारे के सारे यूज होते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर, यानी ह्यूमन और कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट किस लेयर पे करते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर होती है। वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क सर्विसेज को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, DHCP, FTP, टेलनेट, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रोटोकॉल्स हैं, राइट। अब कैसे डाटा ट्रांसफर होता है ये देखते हैं। देखिए डेटा हम कैसे सेंड करते हैं, पहले एप्लीकेशन लेयर पे कोई डेटा आया, ठीक है, यहाँ पे डेटा आया,
ठीक है। अब वहां पे हम क्या करेंगे, उस डेटा को ऐसे थोड़ी ट्रांसमिट कर देंगे, कुछ इंक्रिप्शन प्रोसेस लगाएंगे, यानी उसको डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे ताकि कोई भी थर्ड पार्टी उस मैसेज को ना देख सके। तो वो काम होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे। कुछ कंप्रेस करना है अगर हमें डेटा को, ठीक है, कोई और फॉर्मेट में चेंज करना है, तो सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर पे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेशंस आएंगे, सेशंस यानी कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेटा डेटा की फॉर्म में आया, यहाँ पे भी डेटा की फॉर्म में आया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स में डिवाइड होगा अगर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो, ठीक है। सेगमेंट ही लेते हैं, सेगमेंट के फॉर्म में डेटा को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सेगमेंट की फॉर्म में डेटा हो गया। नाउ अब यहाँ से डेटा आया नेटवर्क लेयर पे, यहाँ पे हम पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रेवल कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैकेट्स की फॉर्म में डेटा ट्रेवल करेगा और यहाँ पर क्या होता है, रूट डिसाइड होता है, यानी कि किस रूट को फॉलो करके सेंडर टू डेस्टिनेशन हमारा डेटा डिलीवर होने वाला है, यहाँ पे चेक होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे फ्रेम्स में हमारा डेटा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फ्रेम्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग होगी, यानी कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे भी जाएंगे जो मशीन का प्रॉपर एड्रेस है, ठीक है, वहां पे जाएंगे और फ्रेम्स की फॉर्म में होगा डेटा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, फिजिकल एड्रेसिंग। अब फिजिकल एड्रेसिंग आती है, फिजिकल एड्रेसिंग पे डेटा मेरा बिट्स की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 1010 इस फॉर्म में डेटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेटा सिग्नल के फॉर्म में गया, उसके बाद अगेन यहाँ पे फिजिकल लेयर आएगी, तो यहाँ पे वो बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, फिर वो फ्रेम्स, फिर वो पैकेट्स, पैकेट से सेगमेंट्स, सेगमेंट्स के बाद जो कनेक्शन है वो बनेगा, उसके बाद हम जो डिक्रिप्शन है वो अप्लाई होगा, देन एप्लीकेशन लेयर के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे वो डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है। नाउ अब फिजिकल लेयर क्या है, इसकी फंक्शनैलिटीज क्या है वो देखते हैं। फिजिकल लेयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर अ फिजिकल मीडियम, रॉ बिट्स को ट्रैवल कराना फिजिकल मीडियम के ऊपर, ये काम है फिजिकल लेयर का। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस नेटवर्क कंपोनेंट, जैसे प्लग्स हो गए, कनेक्टर्स, रिसीवर, केबल, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ एनकोडिंग कौन सी यूज होगी, ये हम फिजिकल लेयर पे डिसाइड करते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से इनकोड करेंगे हम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डेटा लिंक लेयर से ये इस तरह से डेटा आया मेरा बिट्स फॉर्म में, फ्रेम्स आए मेरे पास, ठीक है। अब इन बिट्स को मैंने किस फॉर्म में कर दिया, इस तरह से, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल कराना है, एनालॉग फॉर्म में ट्रैवल कराना है, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, तो वो सब हम काम कहाँ चेक करेंगे, फिजिकल लेयर पे चेक करेंगे। फंक्शनैलिटी क्या है, फिजिकल मीडियम, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम मेरा कैसा होगा, ठीक है, वो केबल होंगे, वायरलेस फ्रीक्वेंसीज, कनेक्टर्स, ये क्या क्या होंगे, तो वो हम डिसाइड करते हैं। ट्रांसमिशन मोड, यानी कि वो सिंप्लेक्स मोड होगा, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स होगा, वो हम अभी स्टडी करेंगे। ट्रांसमिशन मोड कौन सा होगा, टोपोलॉजी हम कौन सी फॉलो करेंगे, बस, स्टार, रिंग, ये क्या है टोपोलॉजीज में कैसे डिवाइसेस को कनेक्शन में रखना है, जैसे कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे आपस में, इस तरह से कनेक्शन रहेगा, या इस तरह से स्टार फॉर्म में कनेक्शन रहेगा, या बस फॉर्म में कनेक्शन रहेगा, वो सारा हम फिजिकल टोपोलॉजी से देखेंगे। एनकोडिंग, कन्वर्ट डिजिटल डेटा, जो 0-1 की फॉर्म में डेटा है उसको अप्रोप्रिएट सिग्नल में हमें कन्वर्ट करना है, तो कौन सी इनकोडिंग के थ्रू हम करेंगे वो डिसाइड होता है। बिट ट्रांसमिशन, टेक्स द डेटा फ्रॉम हायर लेयर एंड ट्रांसमिट इट एज अ इलेक्ट्रिकल, रेडियो या ऑप्टिकल सिग्नल, किस फॉर्म में हमें डेटा को ट्रैवल कराना है, बिट को ट्रांसमिट कैसे किस फॉर्म में करना है वो हम फिजिकल लेयर पे देखते हैं। डेटा रेट कंट्रोल, डिफाइन द स्पीड एट विच डेटा इज ट्रांसमिटेड, किस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा वो हम फिजिकल लेयर पे देखेंगे। अब मोड कौन कौन से आते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड यानी कि वन वे, सिर्फ एक तरफ ही कनेक्शन, जहाँ पे एक तरफ ही डेटा ट्रैवल करेगा, ठीक है, सेंडर टू रिसीवर ही, ठीक है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं होता। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, एक टाइम पे या तो सेंडर टू रिसीवर जाएगा या फिर रिसीवर टू सेंडर, यानी एक टाइम पे एक ही काम करेगा। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या है, एक ही टाइम पे सेंडर सेंड कर सकता है अपने डेटा को, उसी टाइम पे ही रिसीवर भी सेंड कर सकता है डेटा, ठीक है। मतलब दोनों तरफ जो दोनों नोड्स हैं या दोनों डिवाइसेस है, डिवाइस 1 डिवाइस 2, एक ही टाइम पे दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन सी होती हैं, क्या क्या आती हैं, बस, रिंग, मैश, स्टार, ट्री, हाइब्रिड, ये सारी की सारी टोपोलॉजीज आती है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी देखते हैं पहले। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड ही रहता है, मतलब जितने डिवाइसेस होंगे ना वो हर एक डिवाइस है, यानी ये वाला नोड है ये इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, हर एक डिवाइस से कनेक्ट होगा। सिमिलरली ये वाला भी इससे भी कनेक्टेड, इससे भी कनेक्टेड, इससे भी, इससे भी और इससे भी। जैसे यहाँ पे बना रखा है, जैसे ये डिवाइस है 1, ये 1, ये 2, ये 3 डिवाइस, ये 4th, ये 5th। देखिए ये वाला डिवाइस इससे भी कनेक्टेड है, ये वाला डिवाइस इससे भी कनेक्टेड है, इस 2 से भी कनेक्टेड है और 5 से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला सेकंड डिवाइस, ये वाला डिवाइस इससे भी कनेक्टेड है, 5th वाले से भी, ये वाला इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्शन बनाए हुए हैं और इससे भी। इसी तरह से सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर वाया डेडिकेटेड चैनल।
पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट एक डेडिकेटेड हमने एक कनेक्शन बना दिया दोनों डिवाइस के बीच में, तो उसी कनेक्शन को यूज करके डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन से यूज होते हैं? एडहॉक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स हम मैश टोपोलॉजी पे यूज करते हैं। नंबर ऑफ केबल्स कितने होते हैं? इसका फॉर्मूला है n(n-1) डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ अब जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, कितने टोटल डिवाइसेस है? टोटल डिवाइस है 5। तो अगर हमसे कोई पूछे कितने केबल्स यूज हो रहे हैं, जस्ट फॉर्मूले में पुट करो 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2, 10 केबल्स यूज हो रहे हैं। नाउ अब नेक्स्ट पूछता है टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स कितने हैं यहाँ पर? पोर्ट्स यानी कि ये जैसे वन डिवाइस है, ये 2 पोर्ट्स को यूज कर रहा है ना, एक पोर्ट से ये इससे कनेक्शन बना रहा है, एक पोर्ट से ये इससे कनेक्शन बना रहा है। तो पोर्ट्स कितने हैं एक डिवाइस के ऊपर? एक डिवाइस के ऊपर 4 पोर्ट्स है ना। सिमिलरली इसके ऊपर भी 1 2 3 4 पोर्ट्स है। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 है पोर्ट्स, ठीक है। तो 4 पोर्ट्स कैसे हैं? अगर डिवाइसेस मेरे n हैं तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं एक डिवाइस पे? n-1। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन ईच डिवाइस, हर डिवाइस पे कितने पोर्ट्स हैं? n-1। टोटल पोर्ट्स निकाले जाएं तो n × n-1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ रिलायबिलिटी, नेटवर्क रिमेन्स ऑपरेशनल इवन इफ सम कनेक्शन फेल। अगर सपोज ये कनेक्शन फेल हो जाता है, जस्ट अ मिनट, सपोज ये कनेक्शन फेल हो जाता है मेरा, ठीक है, अगर ये कनेक्शन फेल हो जाता है तो सेकंड डिवाइस तक डेटा कैसे ट्रांसफर होगा? डेटा ट्रांसफर होगा इसके थ्रू हो सकता है ना, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या 5 के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है? रिलायबिलिटी है, ठीक है, अच्छी। कॉस्ट क्या है? हाई है, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस हम बना रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे डिवाइस को कनेक्शन में लेके आ रहे हैं, सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कॉस्ट इसकी हाई है। सिक्योरिटी हाई है, क्यों? क्योंकि थर्ड नोड कांट इंटरफेस इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अगर इसके बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है 1 to 5, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ये नोड इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि एक डेडिकेटेड पाथ बन गया 1 और 5 के बीच में। इस पाथ पे सिर्फ इन दोनों का डेटा ही ट्रेवल करेगा, इन सब का डेटा ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी अच्छी रहती है। एडवांटेजेस, हाईली रिलायबल, स्केलेबल एंड अडेप्टेबल भी है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसमें और भी डिवाइसेस हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है, क्योंकि न्यूमरस केबल्स और पोर्ट्स चाहिए होते हैं यहाँ पर हमें, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टू सेट करना। अब बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी में एक बस की तरह, जैसे यहाँ पे मेन केबल है, यहाँ से वेरियस नोड्स कनेक्टेड रहेंगी, ये होता है बस टोपोलॉजी, ठीक है। नाउ ये क्या है? बाई डायरेक्शनल और मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, ठीक है। एक ही केबल से हम एक से ज्यादा कनेक्शन बना रहे हैं ना, तो ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। और बाई डायरेक्शनल यानी कि डेटा यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, किसी और डिवाइस से सपोज यहाँ से डेटा इस तक पहुंचाना है तो यहाँ पे इस तरफ भी जा सकता है, तो ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। नॉन रोबस्ट, अगर बैकबोन फेल हो गई तो टोपोलॉजी क्रैश, यानी कि अगर मेन बैकबोन यही फेल हो जाती है तो सारी टोपोलॉजी फिनिश। नाउ वेरियस मैक प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, आर फॉलोड बाय लैन इथरनेट कनेक्शन लाइक टीडीएमए, प्योर अलोहा, सीडीएमए, ये सारे के सारे जो अलोहा वाले हैं, सीडीएमए है, ये सारे के सारे बस टोपोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। नाउ रिपीटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे किए, ठीक है, ये नोड्स हैं केबल पे कनेक्टेड हैं। अब यहाँ से कोई सिग्नल सपोज ए से ट्रेवल किया, ये ट्रेवल करेगा, लेकिन जैसे जैसे केबल के आगे आगे बढ़ेगा ना, इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो हमें क्या है यहाँ पे रिपीटर लगाना पड़ता है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। फिर ये केबल यहाँ पे लगाई, यानी कि अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है? दोबारा से सिग्नल की ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिपीटर्स यूज होते हैं यहाँ पे। अब नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज होती है इसके अंदर? नंबर ऑफ केबल्स मीन्स कि यहाँ पर कितनी केबल्स यूज हो रही है? एक तो ये वाली केबल यूज हो रही है 1, ठीक है, और साथ में जितने नंबर ऑफ हमने डिवाइसेस कनेक्शन में लेके आए हुए हैं, जैसे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस है 1 2 3 4 5 डिवाइसेस हैं, तो 5 डिवाइसेस के लिए 5 केबल्स चाहिए, ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए, प्लस में 1 जो मेन केबल है वो चाहिए हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी चाहिए? n+1। अब यहाँ पर ये क्या है? ये मेन केबल है, ये इसको जहाँ पे ये कनेक्शन बनाए हुए हैं ना, ये पॉइंट, इसको टैप बोलते हैं, और जो ये है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉप लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने चाहिए हर डिवाइस को? हर डिवाइस को सिर्फ एक ही पोर्ट चाहिए कनेक्शन बनाने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स इसीलिए n हो जाएंगे, ठीक है। रिलायबल है ये? नहीं, क्योंकि ये डेटा सेंड करेगा तो ये इस केबल पे जा रहा है, तो इस केबल पे जा रहा है, तो ये डिवाइस भी इसको देख सकता है, इस मैसेज को ये वाला डिवाइस भी देख सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके? फेलियर इन फ्यू डिवाइसेस डजंट अफेक्ट अदर डिवाइस।
अगर इस डिवाइस पे ये वाला डिवाइस फेल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्शन बनाया हुआ है ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसका असर इन सब डिवाइसेस पे नहीं पड़ेगा, ये वाला डिवाइस भी प्रॉपरली वर्क करेगा, ये भी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। नाउ इसमें हम इजी टू ऐड, स्केलेबल है ये, हाँ है, क्योंकि हम इजीली इसमें कोई भी डिवाइस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेस केबल रिक्वायर्ड कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज, दूसरी टोपोलॉजीज के कंपैरिजन करें तो बस टोपोलॉजी में कम केबल्स चाहिए होती हैं। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, फॉल्ट्स आर डिफिकल्ट टू लोकेट इन द नेटवर्क। अगर कोई फॉल्ट आ गया यानी कोई एरर आ गया इस मैसेज में, तो हमें पता नहीं लगेगा कि किसके थ्रू आ रहा है ये मैसेज में एरर, ठीक है, किसी और डिवाइस की वजह से आ रहा है या केबल में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हमें पता नहीं लग पाएगा, ठीक है। ये लेस रिलायबल है, क्योंकि अगर हमारा मेन केबल ही क्रैश हो गया, मेन केबल में प्रॉब्लम आ गई तो सारा का सारा टोपोलॉजी क्रैश हो जाएगी, ठीक है। नाउ स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है, ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू सेंट्रल हब, सारे के सारे इस तरह से कनेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। नाउ ये जो सेंट्रल है हब है, इसको सर्वर भी बोलते हैं, सर्वर की तरह एक्ट भी करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कनेक्शन डिवाइसेस ये सारे के सारे जो ये वाले हैं इन सबको क्लाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। यूज्ड इन लैंस के अंदर और स्मॉल स्केल नेटवर्क्स में इसका यूज होता है। और मैनी पॉपुलर प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, कोलिजन डिटेक्शन में, कोलिजन करियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस, इसके अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है। अब केबल्स कितनी चाहिए, 6 डिवाइसेस कनेक्शन में है तो 6 केबल्स की जरूरत पड़ रही है हमें, ठीक है। नाउ पोर्ट्स कितने चाहिए, हर एक डिवाइस को एक पोर्ट चाहिए, ठीक है। जैसे इस डिवाइस को ये वाला पोर्ट चाहिए इससे कनेक्शन बनाने के लिए, इस डिवाइस को ये वाला पोर्ट चाहिए, इसको ये वाला पोर्ट चाहिए, इसको ये वाला पोर्ट चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स एन। रिलायबल है नहीं, ये भी इसी वजह से कम रिलायबल है, जैसे बस टोपोलॉजी कम रिलायबल थी, ये भी कम रिलायबल है। क्यों, क्योंकि अगर सेंट्रल हब ये ही फेल हो गया, ये वाला फेल हो गया तो सारे के सारे नोड्स का कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा, यानी स्टार टोपोलॉजी फेल हो जाएगी, ठीक है। नाउ कॉस्ट लेस है कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी, और सिक्योरिटी भी इसीलिए इसमें कम रहती है, क्योंकि जो हब है ना वो डिसाइड नहीं कर सकता कि एक नोड से दूसरे नोड पे कहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करना है। अगर इस डिवाइस से सपोज 1 है, 1 को 5 तक डाटा ट्रांसफर कराना है तो वो जो मैसेज है यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और वो मैसेज यहाँ पे जाएगा, तो वो मैसेज जो हब है ना उस सब तक भेजेगा, हर किसी के पास जाएगा वो मैसेज, ठीक है। तो इसीलिए ये सिक्योर भी अच्छा, ये सिक्योरिटी भी इसमें अच्छी नहीं है। नाउ रिंग टोपोलॉजी में क्या है, बस टोपोलॉजी का ही एडवांस वर्जन है, यानी कि बस टोपोलॉजी जैसे ये थी ना, यहाँ पे वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड थे, तो अगर हम इसको इस तरह से जोड़ दें, यानी कि इस एंड को इस एंड से जोड़ दें, तो ये रिंग टोपोलॉजी बन जाती है, यानी एक केबल से हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इस तरह से जैसे बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड थे ऐसे सारे के सारे कनेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टोकन रिंग पासिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, यानी कि एक टोकन चलता है इसके अंदर, ठीक है। टोकन जाएगा, जिस भी नोड को डेटा सेंड करना है वो उस टोकन को होल्ड कर लेगी, ठीक है, जब तक वो टोकन उसके पास है वो डेटा ट्रांसफर कर सकती है, और डेटा ट्रांसफर करने के बाद वो टोकन को रिलीज कर देगी, ठीक है। फिर वो अगेन टोकन ऐसे ही चलेगा, इसके अंदर सर्कुलेट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूनिडायरेक्शनल, ये जो डेटा ट्रांसफर करता है वो यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में करता है, यानी कि अगर इस डिवाइस को ए को डी तक डेटा ट्रांसफर कराना है, ठीक है, तो वो पहले डेटा इस तक जाएगा, इस वाली कंप्यूटर तक, फिर इस तक, फिर इस तक, इस नोड तक, फिर इस नोड तक, फिर इस नोड तक, फाइनली वो फिर डी तक जाएगा, ठीक है, जबकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन भी था, ठीक है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है इसके अंदर। नाउ केबल्स क्या चाहिए इसके अंदर, मेन केबल, ये केबल चाहिए। दूसरी जो कनेक्शन बनाने हैं, जितने डिवाइसेस कनेक्शन में हैं, जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उतनी केबल्स चाहिए हमें, ठीक है। नाउ पोर्ट्स कितने चाहिए, हर एक डिवाइस के लिए एक पोर्ट चाहिए, जैसे इस डिवाइस के लिए एक पोर्ट, इस डिवाइस के लिए एक पोर्ट। पोर्ट कितने चाहिए, एक पोर्ट चाहिए तो एक पोर्ट आ जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स एन पोर्ट्स। रिलायबल लेस है, सिक्योरिटी भी इसमें लेस ही रहती है, क्योंकि वो डेटा ए टू डी तक जाना है तो वो डेटा पहले इस तक सब तक जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, लेस सिक्योर है। नाउ अब केबल्स देखते हैं सारे के सारे। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, पहले ये देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं, कि कॉपर वायर केबल इन विच 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर, 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर को ट्विस्ट किया है अराउंड ईच अदर, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, टू रिड्यूस इट्स इंटरफेरेंस और क्रॉसटॉक, तो अभी क्रॉसटॉक को हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो तरह के होते हैं, अनशील्डेड और एक शील्डेड। शील्डेड में क्या होता है कि यहाँ पे शील्ड बना दी, जैसे कि ये 2 वायर्स थी ना, ट्विस्ट थी ये इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को एक अलग शील्ड में डाल दिया, ठीक है, और ये 2 थी इनको अलग शील्ड में डाल दिया, जैसे ये डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से एक और अलग, और फिर इन सब की भी एक अलग से शील्ड बना दी, और इन सबको इस तरह से वायर के अंदर आउटर शील्ड, ये सबसे आउटर जैकेट आ गई, ठीक है। अनशील्डेड के अंदर क्या है कि सिंपल ये 2 का ट्विस्टिंग की थी ना हमने, इन सबको बस इकट्ठी एक साथ डाल दिया, इसमें कोई शील्डिंग नहीं की सबकी, ठीक है, इसमें 2 बार शील्ड किया, ठीक है। अब ये यूज करता है 10 BST और 100 BST। 10 का मतलब क्या है, ट्रांसमिट डेटा एट अ रेट ऑफ 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, यानी कि ये स्पीड बता रहे कि इस स्पीड से हमें डेटा ट्रांसफर कराना है, ठीक है। बेस का मतलब क्या है, बेस बैंड ट्रांसमिशन, मीनिंग दैट एंटायर बैंडविड्थ ऑफ केबल इज यूज्ड फॉर सिंगल
सिग्नल, एक सिग्नल के लिए पूरी बैंडविड्थ यूज हो रही है तो बेस बैंड यूज, इस बेस का मतलब बेस बैंड, और टी का मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल यूज हो रहा है। ठीक है, ये आरजे कनेक्टर्स में यूज होता है, RJ45 में। केबल्स, अब इसमें कोएक्सियल केबल्स आती है। कोएक्सियल केबल यूज टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे कॉपर वायर आई, कॉपर वायर के ऊपर हमने इंसुलेशन किया, यहाँ पे कॉपर मैश एक और लगाई और ये आउटर जैकेट आ गई। यूज्ड इन टेलीफोन सिस्टम और केबल टीवी, यानी कि इन दोनों में कोएक्सियल केबल्स का यूज होता है। यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 का मतलब क्या है, 10 का मतलब तो 10 Mbps, बेस का मतलब बेस बैंड। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है, यानी कि लेंथ जो है 200 मीटर्स तक है। ठीक है, 5 का मतलब 500 मीटर्स तक है। अब नेक्स्ट आता है फाइबर ऑप्टिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। नाउ इट ट्रांसमिट डेटा एज लाइट सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। यहाँ पे जैसे कोर है, कोर के ऊपर क्लेडिंग, क्लेडिंग के ऊपर कोटिंग कर दी ये वाली, और उसके ऊपर एक अलग से हमने यहाँ पे जैकेट है और एक ये आउटर जैकेट है। ठीक है, नाउ इट ऑफर्स हाई बैंडविड्थ एंड इज आइडल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है ऑप्टिकल फाइबर्स को। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है। अब इसमें क्या क्या यूज होता है, ये सारे के सारे बेस बैंड इसमें यूज होते हैं। ठीक है, रिपीटर्स क्या होता है, अब नेटवर्किंग डिवाइसेस आगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस, पहले आता है रिपीटर्स। रिपीटर्स मींस इट एम्पलीफाइज और रीजनरेट इनकमिंग सिग्नल। कोई सिग्नल आ रहा है, सपोज ये केबल है, उस पे सिग्नल क्या है, ट्रैवल करते करते जैसे जैसे केबल के पास जाएगा उसकी स्ट्रेंथ लूज होती चली जाएगी, तो उसको रीजनरेट करने के लिए, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को उतना ही दोबारा करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर्स का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे रिपीटर लगा दिया, हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ लॉस होनी स्टार्ट हो गई, हमने यहाँ पे रिपीटर लगाया, तो अब यहाँ से क्या आएगा, दोबारा उसी स्ट्रेंथ से रीजनरेट हो जाएगा। रिपीटर्स और एम्पलीफिकेशन में क्या डिफरेंस है, अगर हमने एम्पलीफाई किया इस सिग्नल को, एम्पलीफाई किया तो इट मीन्स कि वो इस तरह से सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो इस तरह से बढ़ जाएगी, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। बट रिपीटर्स में क्या है, वो सिग्नल जो है ना, जो लॉस हो रहा था हमारा, वो अपनी ओरिजिनल उसमें फॉर्म में आ जाएगा, वो होता है रिपीटर्स। ठीक है, तो ये रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई नहीं करता, ये याद रखना। इट अलाउज डेटा टू ट्रेवल फर्दर विदाउट लॉसिंग क्वालिटी। नाउ इट वर्क्स एट एप्लीकेशन इट वर्क्स एट फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये क्या है, 2 पोर्ट डिवाइस है। देखिए ये एक पोर्ट से यहाँ पे कनेक्शन बना रहा है, एक पोर्ट से यहाँ पे कनेक्शन बना रहा है, तो ये क्या है, 2 पोर्ट डिवाइस है। नाउ कोई फिल्टरिंग नहीं होती, ये डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिंपल डेटा को आगे फॉरवर्ड करता रहता है। ठीक है, यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन, वायरलेस नेटवर्क, एक्सटेंडिंग इथरनेट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे ये सबका यूज होता है। हब्स, हब्स क्या है, इस तरह से कनेक्शन बनाते हैं। हब्स में क्या होता है ना, मल्टी पोर्ट रिपीटर की तरह काम करता है, यानी रिपीटर्स में तो सिर्फ हम 2 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे रिपीटर से। ठीक है, यहाँ पे हम वेरियस नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिवाइस ये 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके हब के पोर्ट्स हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग डेटा, रिसीव्स डेटा ऑन वन पोर्ट, एक पोर्ट से डेटा को रिसीव करेगा एंड इट फॉरवर्ड्स इट टू ऑल अदर कनेक्टेड पोर्ट्स। ये सारे, जैसे यहाँ से डेटा अगर इसके पास आया, ठीक है, इसने डेटा इस तक सेंड करना है, ठीक है, इस नोड तक, बट ये क्या करेगा, हब जो है वो डेटा जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वो इसको यहाँ पे भी सेंड करेगा, वो इसको यहाँ पे भी सेंड करेगा, वो इसको यहाँ पे भी सेंड करेगा, सारे नोड्स तक वो डेटा सेंड हो जाएगा। ठीक है, कोई फिल्टरिंग नहीं होती। ठीक है, जो डेटा है उसको कोई फिल्टर नहीं करता, उसको हब नहीं देख सकता कि ये डेटा किस नोड से किस नोड तक पहुंचाना है। वो क्या करेगा, एक नोड से डेटा आया उसको सभी नोड्स तक ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, एक्टिंग एज सेंट्रल पॉइंट फॉर डेटा ट्रांसमिशन, सेंट्रल पॉइंट की तरह एक्ट करता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन लैन, ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर, इनएक्सपेंसिव है। इसके 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक तो एक्टिव हब, एक पैसिव हब। एक्टिव हब क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल को बिफोर ब्रॉडकास्टिंग, बिफोर ब्रॉडकास्टिंग से पहले रीजनरेट कर देता है सिग्नल को, अब उसी क्वालिटी में ले आता है सिग्नल को। पैसिव हब क्या करता है, जस्ट कनेक्ट द वायर्स एंड पासिस सिग्नल विदाउट रीजनरेटिंग। ब्रिजेस क्या है, connects two network segments allowing devices on different segments to communicate as if they were on the same network। उसको 2 लैन्स को कनेक्ट करेगा ये। ठीक है, ब्रिज इस तरह से कनेक्ट करेगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि दूसरा लैन है। ठीक है, इस तरह लगेगा कि हम उसी लैन के अंदर ही सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, 2 पोर्ट डिवाइस है ये। ठीक है, यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। मैक एड्रेसिंग लर्निंग है। नाउ फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग कर सकता है, यानी कि इसको फिल्टर कर सकता है कि इस होस्ट से अगर होस्ट सी तक डेटा जाना है तो ये फिल्टर कर सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहती है। वो डेटा यहाँ तक गया, ब्रिज ने देखा कि वो डेटा इस डिवाइस का है, इस लैन का है, तो वो क्या करेगा, यानी सेकंड पोर्ट का है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड इस वाले लाइन में कर देगा, और इस लाइन में कर देगा तो ये होस्ट सी का एड्रेस, उसके अंदर मैक एड्रेस लिखा होगा, तो वो इस मैक एड्रेस तक इस डेटा को पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये फिल्टर भी कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। एक्सटेंडिंग डेटा रेंज, आइसोलेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि आइसोलेट कर देता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क को। ठीक है, क्रिएट रिडंडेंट पाथ्स विद इन अ नेटवर्क, लर्न्स नेटवर्क टोपोलॉजी डायनामिकली बाय ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक फ्लो। ठीक है,
स्विचेस में क्या होता है, ये भी मल्टीपोर्ट नेटवर्क ब्रिज है, ये मल्टीपोर्ट नेटवर्क ब्रिज है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा लैंस को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं स्विचेस के अंदर, ठीक है। नाउ यूज मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा, इसमें भी बैक एड्रेस का यूज होता है टू फॉरवर्ड डेटा एट डेटा लिंक लेयर, फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट, इसमें भी हम फिल्टर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं पैकेट को बिटवीन लैन सेगमेंट्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस के बेस पे हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड करते हैं अपने फ्रेम्स को। ऑपरेट एट फुल डुप्लेक्स मोड, ये फुल डुप्लेक्स मोड में ऑपरेट करता है। यूज टू सेगमेंट द नेटवर्क इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क कॉल सबनेट्स, यानी कि डिवाइड कर देता है नेटवर्क को। नाउ ट्रैफिक यहाँ पे क्या रहता है, मिनिमल रहता है, जीरो कोलिजन डोमेन है, ठीक है। नाउ राउटर्स क्या होते हैं, राउटर्स करते होते हैं हमारे पैकेट्स को फॉरवर्ड, ठीक है, वो एक रूट प्रोवाइड करते हैं सेंडर टू रिसीवर की बेस्ट रूट कौन सा है। सपोज यहाँ पे भी राउटर्स बहुत सारे कनेक्टेड है, ठीक है, एक यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ये वाला है, तो हमें किस पाथ को फॉलो करके, सपोज ये वाला पाथ है, हमें इस पाथ को फॉलो करके अगर हम चलेंगे तो हमारा डाटा जल्दी जो है वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा। वो नेटवर्क का काम होता है कि बेस्ट रूट देखना कि किस रूट को फॉलो किया जाए कि जो डेटा है वो फास्ट वे में रिसीवर तक पहुंच जाए और सिक्योर वे में पहुंच जाए। तो वो राउटिंग के थ्रू हम देख सकते हैं कि राउटिंग के थ्रू यानी कि कौन सा पाथ फॉलो करना है, तो वो राउटर्स का काम होता है, ठीक है। फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स टू इंटेंडेड आईपी एड्रेस, इसमें आईपी एड्रेसिंग यूज होती है, ठीक है। अभी तक हम स्विचेस और उसमें मैक एड्रेस को देख रहे थे, इसमें आईपी एड्रेस को यूज करके डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें भी राउटिंग टेबल्स मेंटेन होती हैं, ठीक है, राउटिंग टेबल को यूज करके हमें रूट पता लगता है, बेस्ट रूट, ठीक है। तो ये सब है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वन और मोर लोकल आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट करता है इनटू वन और मोर ग्लोबल एड्रेसेस में, ठीक है। फिल्टरिंग कर सकता है पैकेट्स की, ठीक है, ये भी सपोर्ट करता है डायनामिक राउटिंग को। नो कोलिजन ऑफ पैकेट्स एज राउटर्स यूजेस स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड, राउटर यूज करता है स्टोर और फॉरवर्ड मेथड को, यानी कि वो पहले स्टोर करता है उस मैसेज को, ठीक है, जो भी पैकेट आया है, फिर देखता है किस रूट पे भेजना है, उसके बाद डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद उस पैकेट को आगे ट्रांसफर करता है, ठीक है। गेटवेज क्या होते हैं, इट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, इसमें दो नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं विद डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल से, ठीक है। एक्ट एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, एक्सटर्नल अटैक्स यानी कि इतने बड़े नेटवर्क में से कोई अटैक ना हो जाए तो उससे भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, गेटवे। अब स्विचिंग कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, ए सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक्स, ए डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन बना दिया मैंने, ठीक है। नाउ कनेक्शन रिमेन्स एक्टिव एंड रिजर्व अंटिल इट इज टर्मिनेटेड, यानी कनेक्शन एक्टिव रहेगा और टर्मिनेट नहीं होएगा जब तक हम खुद टर्मिनेट नहीं कर देते। जैसे हम जो टेलीफोन यूज करते थे उसके अंदर हम क्या करते थे, एक नंबर डायल करते थे, ठीक है, उस पे अगर हमने फोन को होल्ड पे भी रखा है तो कनेक्शन तो मेंटेन रहेगा ही ना, जब तक हम कट नहीं कर देते यानी टर्मिनेट नहीं कर देते कनेक्शन को, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, कनेक्शन रिमेन्स एक्टिव और रिजर्व्ड अंटिल इट इज टर्मिनेटेड, ठीक है। ट्रेडिशनल टेलीफोन जो नेटवर्क हम यूज करते थे वो, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, डेडिकेटेड रिसोर्सेज और सिंक्रोनस, ठीक है, ये सारे के सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। अब टोटल टाइम अगर निकालना आ जाए तो कैसे निकालेंगे, एक तो सर्किट को सेटअप करने का टाइम आता है जिसको हम सेटअप टाइम बोलते हैं, एक ट्रांसमिशन टाइम की मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है वो टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, उसको अगर इस तरह से दे रखा हो कि मैसेज है मेरा और डिवाइड में बैंडविड्थ, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम ट्रांसमिशन टाइम निकाल देते हैं। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, टाइम फॉर सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि कितने टाइम में सोर्स टू डेस्टिनेशन सिग्नल ट्रेवल करेगा, ठीक है। जो ट्रांसमिशन टाइम था वो था टाइम टेकन टू सेंड द डेटा बिट्स ओवर द नेटवर्क ओवर द कनेक्शन, यानी कितना टाइम ले रहा है कि वो डेटा आए कनेक्शन के ऊपर, ठीक है, इस कनेक्शन पे वो आए। टीयर डाउन क्या है, टाइम टू रिलीज द एस्टेब्लिश कनेक्शन, जो हमने रिसोर्सेज को लिया था, रिजर्व किया था, उनको जब हम फ्री करेंगे तो वो कितने टाइम में फ्री कर रहे हैं, टाइम टू रिलीज द एस्टेब्लिश कनेक्शन, तो वो हो गया टीयर डाउन टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया, वो हो गया सेटअप टाइम प्लस में ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपेगेशन डिले और प्लस टीयर डाउन टाइम। नाउ मैसेज स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग में क्या करते हैं, तो स्टोर एंड फॉरवर्ड यूज करते हैं, इसमें टेक्निक कनेक्शन लेस होती है, इसमें हम कनेक्शन नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एंटायर मैसेज इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट, एक मैसेज को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम ब्रोकन नहीं करते पैकेट्स के अंदर। सेंडर एड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस टू द मैसेज, सेंडर क्या करेगा, ये मैसेज है ना, इसके साथ इस डेस्टिनेशन का एड्रेस लगा देगा, ठीक है। और ये डायनामिक राउटिंग, यानी कि एक कोई भी पाथ ही फॉलो कर सकते हैं, सेंडर टू रिसीवर जाने के लिए कोई भी पाथ फॉलो हो सकता है, फिर ये पर्टिकुलर एक मैसेज इसी पाथ से जाएगा, फिर उसके बाद मैसेज टू अगर ये वाला पाथ ले रहा है तो मैसेज टू इस पाथ से ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। डेटा चैनल्स आर शेयर्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है, कैन मेक ट्रैफिक मैनेजमेंट एफिशिएंट और रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक कंजेशन बाय स्टोरिंग मैसेज फॉर विच नो कम्युनिकेशन चैनल इज अवेलेबल। नाउ इसका ट्रांसमिशन टाइम निकालें तो कितना होता है,
ट्रांसमिशन टाइम हर एक स्विच पे प्लस प्रोसेसिंग डिले, ठीक है, ये दो इसके ट्रांसमिशन टाइम में दो चीजें इंक्लूड होंगी। ये सेंडर है, इससे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक मैसेज ने ये वाला रूट फॉलो किया, ठीक है, एक मैसेज ने ये रूट फॉलो किया, तो इस तरह से यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ये होता है कनेक्शन लेस, ठीक है, मैसेज को डिवाइड नहीं किया जाता, अलग अलग मैसेज आ रहे हैं वो अलग अलग रूट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है मैसेज ट्रांसमिशन। मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है और हर पैकेट अपना अलग इंडिपेंडेंट रूट से ट्रेवल करता है सेंडर टू डेस्टिनेशन। नाउ पैकेट्स टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन एंड आर रीअसेंबल्ड एट रिसीवर। सपोज एक मैसेज था मेरा, उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, तो वन पैकेट सपोज एक इस रूट से जा रहा है, सेकंड पैकेट इस रूट से जा रहा है, थर्ड पैकेट इस रूट से जा रहा है, फोर्थ पैकेट किसी और रूट से जा रहा है, तो वो सारे रिजेंबल भी तो होने चाहिए, इकट्ठे भी तो होने चाहिए ना सारे उसी फॉर्म में ही। जैसे सपोज मैसेज इस फॉर्म में मैसेज जा रहा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 की सीक्वेंस मेंटेन होनी चाहिए, राइट, तो वो रिसीवर साइड पे फिर वो सारा का सारा जो पैकेट्स जो हमने डिवाइड किए थे वो सारे रीअसेंबल भी होंगे, ठीक है। वेरिएबल पाथ्स यहाँ पे हर पैकेट लेता है, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए, और इसमें भी टोटल टाइम कितना होता है, ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपेगेशन डिले। अब ये दो तरह की होती है पैकेट स्विचिंग, एक होती है वर्चुअल सर्किट, एक होती है डेटाग्राम सर्किट। अब पहले पैकेट स्विचिंग का मेन देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 3 2 1 इस तरह से डेटा आया, तो 4 1 ये डेटा ब्रेक इस तरह से हुआ 4 1 और यहाँ पे 3 2, ठीक है। अब 4 1 यहाँ पे गया इस नोड पे, इस नोड से फिर अगेन वो डिवीजन में आ गया, यानी 4 इस पाथ को फॉलो करेगा, 1 इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब 3 2 आए, 3 2 फिर क्या कर 3 2 भी डिवाइड हो गए, 2 यहाँ पे चला गया, ठीक है, और 4 और 3 दोनों इकट्ठे मिलके यहाँ तक चले गए, ठीक है। अब 2 इस पाथ को फॉलो कर रहा है, 1 इस पाथ को फॉलो कर रहा है, फिर 2 4 3 यहाँ पे रिजेंबल हो गए, 1 यहाँ पे रिजेंबल हो गए, सारे के सारे पैकेट दोबारा से इकट्ठे होकर यहाँ पे बी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और डेटाग्राम स्विचिंग में क्या डिफरेंस है। डेटाग्राम स्विचिंग तो कनेक्शन लेस होती है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, ठीक है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, ठीक है, ईच पैकेट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, हर एक पैकेट सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों कंटेन करेगा। इसके अंदर क्या है, हर एक पैकेट कंटेन शॉर्ट वीसी नंबर, वर्चुअल सर्किट नंबर हर एक का होगा, ठीक है। नाउ ईच पैकेट इज राउटेड इंडिपेंडेंटली, हर एक पैकेट रूट अलग अलग फॉलो करेगा। वर्चुअल सर्किट के अंदर क्या है, एक रूट चूज किया जाएगा, यानी कि अगर सेंडर टू रिसीवर कोई अगर इस रूट को फॉलो कर रहा है, यानी ये वाला रूट फॉलो कर रहा है, तो सारे पैकेट जो इसके बाद के आएंगे ना वो यही रूट फॉलो करते जाएंगे, ये है वर्चुअल सर्किटिंग। पैकेट रीच डेस्टिनेशन इन रैंडम ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो पैकेट्स रीच कर रहे थे एक अलग अलग ऑर्डर में रीच कर रहे थे, देखिए यहाँ पे 4 3 2 1 की सीक्वेंस थी, यहाँ पे 2 4 3 1 इस तरह से रीच कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल सर्किट में पैकेट्स रीच डेस्टिनेशन इन ऑर्डर, अगर 4 3 2 1 इस फॉर्म में डेटा सेंड किया गया है तो 4 3 2 1 इसी फॉर्म में डेटा रिसीव भी किया जाएगा। डेटाग्राम स्विचिंग लेस रिलायबल है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है वो रिलायबल है। एफिशिएंसी इसकी हाई है, इसकी लो है, क्यों, यहाँ पे लो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने अपने रिसोर्सेज को रिजर्व कर लिया, ठीक है। अगर सपोज उस टाइम पे कोई डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा बट हमने रिसोर्सेज रिजर्व कर लिए हैं, तो हमने क्या किया, एफिशिएंसी को कम कर दिया। उस टाइम पे कोई और भी उसी पाथ को यूज करके अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता था, बट हमने रिसोर्सेज को रिजर्व कर लिया, इसीलिए उस पाथ को कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है, वो वेस्ट ही हो रहा है, फ्री है, क्योंकि उस पाथ पे कोई डेटा ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हम रिसोर्सेज को रिजर्व नहीं करते, रिसोर्सेज नॉट रिजर्व, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी क्या है, हाई है यहाँ पे, ठीक है। वाइडली यूज्ड इन नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क में सबसे ज्यादा डेटाग्राम स्विचिंग यूज होती है, ये यूज होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड में, ठीक है। नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर, इसमें क्या है, ये सेकंड लेयर है मॉडल की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, नोड टू नोड डिलीवरी होती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलायबिलिटी का ध्यान रखा जाता है कि एक नोड से दूसरी नोड तक डेटा जो जा रहा है वो रिलायबल फॉर्म में जा रहा है कि नहीं, वो एरर तो नहीं आ गई उसके अंदर, ठीक है, फ्लो मेंटेन है कि नहीं है, तो वो हम नोड टू नोड ही चेक कर लेते हैं, बजाय कि सेंडर टू डेस्टिनेशन, पहले सेंडर से डेस्टिनेशन तक अगर हम डेटा ट्रांसफर करें और फिर डेस्टिनेशन पे जाके पता लगे कि सारा का सारा डेटा ही एरर से भरा हुआ है, तो उससे तो बेटर है ना कि नोड टू नोड, यहाँ पे जब नेक्स्ट नोड पे जाए तभी हमें पता लग जाए कि इस डेटा में तो कोई एरर है, ठीक है, तो हम वहीं पे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। की टास्क क्या है इसमें, फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, मैक एड्रेसिंग, ये सब इसमें करते हैं। अब फ्रेमिंग क्या है, फ्रेमिंग मींस कि डेटा को हम डिवाइड करते हैं फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। फ्रेम बाउंड्रीज अलाउ डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फ्रेम बाउंड्रीज अलाउ करती हैं कि हमें उससे पता लग जाता है, क्योंकि एक तो इतने बड़े मैसेज को चेक करना, एक हम फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया उसमें चेक करना मैसेजेस को कि कोई एरर तो नहीं आ गया, तो फ्रेमिंग इजी है ना, फ्रेमिंग में हमने डेटा को छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर लिया, तो उससे हम इजीली एरर को चेक कर सकते हैं, ठीक है।
नाउ टेक्निक कौन सी यूज होती है फ्रेमिंग करने के लिए? बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग और कैरेक्टर काउंट, ठीक है, ये यूज होता है। फ्लो कंट्रोल में हम क्या करते हैं? प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग रिसीवर, यानी कि ये इस नोड से इस नोड पे डेटा ट्रांसफर किया हमने, तो ये नहीं है कि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये डेटा सेंड ही करता जा रहा है और इसका जो बफर है वो फुल हो चुका, अब ये इससे ज्यादा डेटा नहीं ले सकता और ये भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है। तो ये फ्लो मेंटेन करता है कि जितनी इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, और रिसीविंग की जो कैपेसिटी है वो उतने ही फ्लो से उस डेटा को सेंड करे, ठीक है, ये नहीं कि उसको भर दे, बफर को ओवरफ्लो कर दे, ठीक है। टेक्निक क्या है? स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। एरर डिटेक्शन मेथड्स क्या होते हैं? पैरिटी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये एरर डिटेक्ट करने के मेथड्स हैं, उसको करेक्ट करने के मेथड्स हैं हैमिंग कोड, एआरक्यू यानी कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। नाउ अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल में क्या आता है कि डिसाइड हु इज अलाउड टू ट्रांसमिट ऑन शेयर्ड मीडियम, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में क्या करेंगे हम कि को एक्सेस किसको प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ये चेक किया जाता है डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। और यहाँ पे इसकी टेक्निक्स क्या है? CSMA-CD, CSMA-CA और टोकन रिंग। CD मींस कोलिजन डिटेक्शन, CA मींस कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। कोलिजन अवॉइडेंस वाईफाई में यूज किया जाता है, कोलिजन डिटेक्शन हमारा ईथरनेट में यूज होता है। अब फिजिकल एड्रेसिंग की जाती है डेटा लिंक लेयर, सारी फंक्शनैलिटीज चल रही है अभी भी, डेटा लिंक लेयर फंक्शनैलिटीज ही है सारी, ठीक है। फिजिकल एड्रेसिंग में असाइन करते हैं मैक एड्रेस टू नेटवर्किंग डिवाइस, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, इस तरह से हम एक डिवाइस को मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, ये यूज किया जाता है स्विचेस के द्वारा, ठीक है। अब फ्लो कंट्रोल देखते हैं, फ्लो कंट्रोल हम कैसे मेंटेन करते हैं? इट इज अ मैकेनिज्म टू मैनेज डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच में किस फ्लो से डेटा जाएगा वो इसमें देखा जाता है। इट प्रिवेंट्स ओवरवेलमिंग द रिसीवर, रिसीवर की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही हम डेटा को ट्रांसफर कराएं, ये नहीं कि ओवरवेलमिंग कि उसको भेजे जा रहे हैं उसका बफर फुल हो गया उसको भेजे जा रहे हैं डेटा, तो ये नहीं होना चाहिए। इंश्योर एफिशिएंटली और रिलायबल कम्युनिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट्स बफर ओवरफ्लो ना हो जाए वो प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट स्पीड मिसमैच बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सपोर्ट सेंडर की जो स्पीड है वो ज्यादा है, वो बहुत तेज स्पीड से डेटा को भेजे जा रहा है, रिसीवर की स्पीड क्या है? कम है, कि वो कम स्पीड से डेटा को ले रहा है, तो ये भेजे जा रहा है, ये उतनी कम स्पीड से ले रहा है, तो उससे भी मिसमैच हो जाएगा तो हम डेटा रिसीव अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्पीड मिसमैच को भी ठीक करता है। अब कंट्रोल फ्लो को टेक्निक्स क्या है? स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में भी दो आते हैं, गो बैक एन और एक आता है सिलेक्टिव रिपीट, ठीक है। अब इन सबको देखते हैं। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या करता है? सेंड ट्रांसमिट वन फ्रेम, एक फ्रेम को वो सेंड करेगा, ठीक है, फिर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट की कि यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाए, ठीक है। डेटा को सेंड किया, एक फ्रेम को इसने सेंड किया 0 को, वहां से एक्नॉलेजमेंट आ गई और एक्नॉलेजमेंट आती है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की, यानी कि अब उसको 1 एक्सपेक्ट है कि हाँ 1 भेजो मेरे पास, तो ये एक्नॉलेजमेंट के साथ नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम यानी 1 वो लिख के भेज देगा। तो इसको पता लग गया कि इसका जो फ्रेम 0 है वो पहुंच गया, तो अब ये फ्रेम 1 को सेंड करेगा। सपोज ये लॉस हो गया, ठीक है, तो ये लॉस हो गया यहाँ पे और इसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो इसको पता लग जाएगा कि मेरा जो मैंने फ्रेम 1 भेजा है वो लॉस हो गया है, ये क्या करेगा? दोबारा से उस फ्रेम को भेजेगा, ठीक है। नाउ और ये कितने टाइम तक वेट करेगा उस एक्नॉलेजमेंट की? वो इतने टाइम तक वेट करेगा, ठीक है, जो इतना पूरा इसका टाइम है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये सपोज टी टाइम में सेंड कर रहा है और टी टाइम में ही रिसीव कर रहा है डेटा को, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट को, तो 2t टाइम तक, इतने टाइम तक ये यहाँ पे क्या करेगा? वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट की। अब वो यहाँ पे नहीं आई एक्नॉलेजमेंट तो दोबारा से डेटा को सेंड करेगा। अब उसको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजी, ये भेजी, फिर फ्रेम 0 आया, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, फिर वो दोबारा से इतने टाइम तक ही वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट की, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है तो दोबारा से इस फ्रेम को सेंड कर देगा, इसी तरह से कंटिन्यू होता रहता है। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इस तरह से काम करता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या है? हम एक एक फ्रेम को भेजने की बजाय हम स्लाइडिंग यानी कि एक स्लाइड में हम इस तरह से एक से ज्यादा फ्रेम एक साथ भेजते हैं। सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर नीडिंग एनी एक्नॉलेजमेंट, इसमें क्या था? एक फ्रेम को भेजो, फिर उसी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ रही थी, फिर नेक्स्ट फ्रेम को भेजो, उससे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आ रही थी, तो इससे क्या ट्रैफिक बढ़ रहा है ना बहुत सारा, तो हम क्या करेंगे? एक ये कहता है कि एक ही विंडो में, एक ही स्लाइड विंडो में हम एक से ज्यादा फ्रेम्स को भेजें, और ये नहीं कि एक एक फ्रेम की हम एक्नॉलेजमेंट ले, हम पूरा कंप्लीट, जब ये विंडो कंप्लीट हो जाए तो इसकी एक्नॉलेजमेंट एक साथ दे दे वो कि हाँ मेरे पास पूरे के पूरे जो ये एक विंडो में जितने पैकेट्स हैं सारे के सारे मेरे पास आ गए हैं। तो ये होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। विंडो साइज डिफाइंस हाउ मेनी फ्रेम्स कैन बी सेंट एट वंस, विंडो साइज डिफाइन करता होता है कि कितने फ्रेम्स एक साथ एक टाइम पे भेजे जा सकते हैं। गो बैक एंड ARQ इसमें क्या करता है? एन मींस कि इसका विंडो का साइज क्या है। अब जो सेंडर है ना वो एक से ज्यादा पैकेट्स को, फ्रेम्स को एक साथ भेज सकता है, बट रिसीवर क्या करेगा? एक टाइम पे एक ही फ्रेम को रिसीव करता होता है, ठीक है, वो सारे के सारी विंडो फॉर्म में रिसीव नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सेंडर जो है
वो क्या है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 0 भेजा इसने, तो इसने 0 रिसीव कर लिया। तो अब ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम यानी 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब इसकी विंडो यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट हो गई आगे, तो अब 1 जाएगा इस विंडो का 1, लेकिन 1 लॉस हो गया, तो क्योंकि इसके पास तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, वो उसी तरह से कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, फिर वो दोबारा से फ्रेम 1 को सेंड करेगा। अब ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम 2 की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और बताएगा कि 1 तो मेरे को रिसीव हो गया है। अब फ्रेम 2 आया, विंडो यहाँ पे शिफ्ट हो गई आगे, ठीक है, इस तरह से कि 0 1 तो हो गई, अब विंडो आगे स्लाइड हो गई। अब 2 भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 3 लॉस हो गई है, 3 नहीं गई है उस तक, तो वो क्या करे, 3 की एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, बट उसने 3 वाला डेटा रिसीव तो कर ही लिया था ना, एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई थी, तो वो क्या करेगा, इस स्लाइड के जितने भी फ्रेम्स है वो भेजता जाएगा। 3 को भेजा, 4 को भेजा, ठीक है। अब उसने 5 एक्नॉलेजमेंट भेज दी, 5 एक्नॉलेजमेंट भेज दी ना, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि उसके पास 2 3 4 सारे के सारे डेटा तो रिसीव हो चुके हैं। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट फ्रेम को यानी कि 5, ये अपनी स्लाइड को इस तरह से विंडो साइज जो विंडो है ना उसको ऐसे स्लाइड करेगा, अभी 5 को भेजेगा। अब 5 डेटा नहीं गया, तो नहीं गया और इसके पास एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या करेगा, 6 को 7 को सबको भेजेगा ये, ठीक है। अब इसकी ड्रॉबैक इसका ये है कि इसने 5 को भेजा, 5 लॉस हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, इसने एक्नॉलेजमेंट की वेट ही नहीं करी, इसने क्या किया, 6 7, ये 5 था, ये 6 7 सारे भेज दिए इकट्ठे। अब जब सारी विंडो कंप्लीट हो जाएगी और तब भी उसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, तब उसको पता लगेगा कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, इट मींस कि मेरे 5 6 7 कोई भी डेटा जो है ना, कोई भी फ्रेम सेंड नहीं हुआ रिसीवर तक। फिर क्या करेगा वो, अगेन 5 6 7 दोबारा से रीसेंड करेगा, ठीक है, इस तरह से सेंड करेगा ये। तो ये है इसका ड्रॉबैक। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल क्या करता है, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में सेंडर और रिसीवर मेंटेन करते हैं विंडो ऑफ साइज n, दोनों की विंडो की साइज है ना वो इस तरह से होगी, ठीक है। ये विंडो जैसे 0 1 जा रहा है तो ये इसी इसमें जाएगा, ठीक है। वहां पे तो एक फ्रेम रिसीव हो रहा था, यहाँ पे हम एक से ज्यादा फ्रेम रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला सेंड किया, 0 फ्रेम सेंड हुआ, फिर 1 हुआ, फिर वो 2 यानी कि जो नेक्स्ट है इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, इट मींस कि 0 1 रिसीव हो चुके हैं। अब ये फ्रेम 2 को भेजेगा, इस विंडो का, इस फ्रेम 2 को गया, फ्रेम 2 लॉस हो गया, तो ये क्या करेगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट की तो वेट ही नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, 3 को भी भेज देगा। 3 को भेजा, अब उसने क्या किया, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी 2 की, कि मेरे पास सेकंड फ्रेम नहीं आया। तो इसमें क्या होगा, जो हम पिछले प्रोटोकॉल में देख रहे थे कि अगर एक फ्रेम नहीं गया था, 5th फ्रेम नहीं गया था और 6 फ्रेम 7 फ्रेम हमने बहुत सारे भेज दिए थे, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई थी, तो हमें सारे के सारे फ्रेम्स दोबारा भेजने पड़ रहे थे, ये ड्रॉबैक था। इसमें क्या करेगा, वो पर्टिकुलर बता देगा कि सेकंड फ्रेम नहीं आया मेरे पास, तो तुम सिर्फ सेकंड फ्रेम को ही भेजो। तो ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी उसने, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम 2 दोबारा वही भेजेगा, ठीक है, थर्ड फ्रेम दोबारा नहीं जाएगा। तो अब ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब ये उसके बाद नेक्स्ट विंडो पे चला जाएगा 0 1 पे, और फिर इस तरह से डेटा सेंड होगा, ठीक है। तो अब इनके बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। स्टॉप एंड वेट में नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने ट्रांसमिट हो रहे थे, एक फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक है। और गो बैक एंड में मल्टीपल फ्रेम्स हम एक साथ भेज रहे थे, और सिलेक्टिव में भी हम बहुत सारे फ्रेम्स भेज रहे थे। सेंडर विंडो साइज क्या था, एक था, क्योंकि एक फ्रेम जा रहा है तो एक ही विंडो साइज होएगा। गो बैक एंड के अंदर हम एक से ज्यादा भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसकी विंडो का साइज क्या है, 2k-1, ठीक है, 2k-1 है। और यहाँ पर सिलेक्टिव रिपीट में क्या साइज है, 2k-1। रिसीविंग विंडो साइज क्या है, यहाँ पर 1 ही है, इसमें भी हम चूंकि एक ही फ्रेम रिसीव कर रहे थे, इसमें हम मल्टीपल फ्रेम रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे है 2k-1। इन दोनों में डिफरेंस में दोनों के बीच में याद रखो, ये है 2 नीचे -1 और ये है 2k ऊपर -1, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है इसकी, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2x, और जो x है वो क्या है, वो है प्रोपेगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स हम सेंड कर रहे हैं, तो 2k-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस एफिशिएंसी के, और सिमिलर यहाँ पे 2k-1 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। रीट्रांसमिशन सिर्फ एक ही फ्रेम का हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि अगर मान लो कि उस विंडो के हमने सारे फ्रेम्स भेज दिए और एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो हमें दोबारा सारे फ्रेम्स भेजने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रीट्रांसमिशन हम कितने फ्रेम्स का कर रहे हैं, 2k-1 का कर रहे हैं। इसमें क्या था, सिलेक्टिव रिपीट में हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देते थे उस पर्टिकुलर फ्रेम की, तो इसीलिए इसमें कितना है, 1 है। रीट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट इंडिपेंडेंट हर एक की अलग अलग आ रही थी, इसमें क्यूमुलेटिव थी और इसमें दोनों तरह की एक्नॉलेजमेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एरर टाइप्स, अब एरर टाइप्स क्या हैं वो देखिए, सिंगल बिट एरर है, बर्स्ट एरर है। सिंगल बिट में यानी कि एक बिट अगर चेंज हो जाए तो सिंगल बिट एरर, बर्स्ट एरर यानी एक से ज्यादा बिट्स में अगर चेंज हो गया तो बर्स्ट एरर हो जाती है। एरर डिटेक्शन मेथड, पैरिटी चेक, चेकसम, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और जो एरर करेक्शन मेथड्स है वो है फॉरवर्ड एरर करेक्शन करना हो, यानी सेंडर टू रिसीवर जा रहा है तो उसमें हमें अगर एरर चेक करना है तो हम हैमिंग कोड का यूज करते हैं। बैकवर्ड एरर करेक्शन, यानी कि अगर हम रिसीवर के पास हमें एरर डिटेक्ट हुआ और हम सेंडर को कह रहे हैं कि तुम एरर ठीक करो,
तो ये है बैकवर्ड एरर करेक्शन। तो ये होता है इस तरह से, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड, जो अभी हमने भेजा था, एक्नॉलेजमेंट भेजी थी ना अभी हमने कि एरर, इसमें एरर आया है इस फ्रेम में तो तुम ठीक करो, तो ये है बैकवर्ड एरर करेक्शन मेथड्स। पैरिटी बिट क्या क्या कितने तरह की होती हैं? सिंगल पैरिटी बिट, 2D पैरिटी। सिंगल में इवन और जो है हम फिक्स कर लेते हैं पहले ही सेंडर साइड पे कि हम इवन पैरिटी को फॉलो कर रहे हैं या ओड को फॉलो कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग रिसीवर जो है वो अपने बिहाफ पे वहां पर भी जैसे डेटा यहाँ पे सेंड होगा, इसको इस डेटा आया यहाँ पे, ठीक है, तो इसने कहा कि इवन पैरिटी को फॉलो कर रहा हूं मैं, यानी इस डेटा में इवन पैरिटी फॉलो हो रही है। तो चेक करेंगे नंबर ऑफ वन इवन है, अगर इवन नहीं है तो ये क्या करेगा, इवन बनाएगा, यानी वन ऐड कर देगा, पैरिटी, वन पैरिटी ऐड हो जाएगी। फिर ये डेटा सारा का सारा इस तक जाएगा, रिसीवर तक। रिसीवर भी यहाँ पर जब ये डेटा आएगा इसकी पैरिटी चेक करेगा, ठीक है, इस तरह से कि ये इवन पैरिटी में है, अगर है तो ये डेटा ठीक है, अदरवाइज इसमें अगर कोई एक बिट भी चेंज हो जाती है तो पैरिटी जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं बैठी ना, तो ये क्या करेगा, इसको पता लग जाएगा एरर आ गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इवन और ओड पैरिटी होती है। 2D पैरिटी में हम कैलकुलेट करते हैं पैरिटी को रो वाइज और कॉलम वाइज, जैसे ये रो वाइज चेक करेंगे पैरिटी को, डिसाइड कर लेंगे दोनों में से कोई एक फॉलो होगी, ओड करनी है इवन करनी है, वो सेंटर साइड पे डिसाइड करते हैं। रो वाइज करेंगे, फिर उसके बाद कॉलम वाइज करेंगे, ठीक है, इस तरह से 2D पैरिटी होती है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होता है, मेथड टू डिटेक्ट एरर, इट वर्क्स बाय अपेंडिंग चेकसम टू द ओरिजिनल डेटा व्हिच इज देन रिकैलकुलेटेड एट रिसीविंग एंड टू वेरीफाई द डेटा इंटीग्रिटी। यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में हम चेकसम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारा डेटा है, सपोज 10101010 ये है, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे किसी एक पर्टिकुलर डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर निकल के आएगा उसको चेकसम बोलते हैं, उसको यहाँ पे अपेंड कर देंगे, ठीक है। इट इज टेक्निक that is widely used in digital networks and storage devices to identify accidental changes to डिजिटल इंफॉर्मेशन। कोई चेंजेस हुए हैं तो उससे हमें पता लग जाता है। चेकसम हम सेंडर साइड पे कैलकुलेट करेंगे, फिर जब रिसीवर साइड पे ये डेटा चला जाएगा तो रिसीवर साइड पे भी चेकसम चेक किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। अगर दोनों मैच करते हैं इट मींस कि एरर नहीं ओकर हुआ, अगर दोनों मिसमैच कर जाते हैं इट मींस एरर ओकर हुआ है, ठीक है। नाउ हैमिंग कोड क्या होता है? एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मेथड, करेक्टिंग कोड डेवलप्ड बाय रिचर्ड हैमिंग। इट डिटेक्ट अप टू 2 बिट एरर्स को डिटेक्ट करता है, उसको करेक्ट करता है, लेकिन डिटेक्ट कर सकता है 2 बिट एरर्स को, करेक्ट करता है सिंगल बिट एरर को, ठीक है, ये याद रखना। वर्क्स बाय एडिंग रिडंडेंट बिट्स टू द ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा में हम रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, विच कैन देन बी यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट, ठीक है, जो यूज की जाती है रिडंडेंट बिट्स यानी पैरिटी बिट्स, इनको पैरिटी बिट्स भी बोलते हैं, ये यूज की जाती है एरर को डिटेक्ट करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए। इसका सारा मेथड मैंने अपनी वीडियो में कवर किया, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है? इसके अंदर ये देखिए रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर कि कोई भी रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकता है, कोई भी रैंडमली डेटा को सेंड कर सकता है, तो वो किस फॉर्म में करेगा? अलोहा, अलोहा में प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा आ गया, ठीक है, CSMA आ गया, CSMA CDCA, ये सारे के सारे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में पोलिंग होती है, ठीक है, टोकन पासिंग होता है, और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में FDMA और TDMA होता है, ठीक है। अब प्योर अलोहा क्या है? इसमें हम कोई सेंस नहीं करते, जिसके पास डेटा है वो क्या करेगा, इस चैनल पे मैसेज को सेंड कर देगा, ठीक है। तो इसमें कोलिजन भी बहुत ज्यादा ओकर होंगे, क्योंकि जिसके पास डेटा है, अगर सारों के पास ही डेटा अवेलेबल है सेंड करने के लिए, सारे एक साथ डेटा सेंड करेंगे तो इस चैनल पे कोलिजन ओकर हो जाएगा। कोलिजन डिटेक्शन, आफ्टर ट्रांसमिटिंग सेंडर स्टेशन वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट फॉर द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। जब ये ट्रांसमिट कर देगा उसके बाद ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा कि जिस तक हमने डेटा पहुंचाया है वो रिसीवर हमें कोई एक्नॉलेजमेंट भेजे। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो क्या करेगा, वो एज्यूम कर लेगा कि कोई कोलिजन ओकर हुआ है, ठीक है। अब रीट्रांसमिशन, रीसेंड द फ्रेम आफ्टर अ रैंडम डिले, वो आफ्टर मतलब कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक वेट करने के बाद वो क्या करेगा, उस डेटा को दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा। जब तक अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो वो कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, फिर उसके बाद वो डेटा को दोबारा रीसेंड करेगा। एप्लीकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। स्लॉटेड अलोहा में क्या करते हैं, हम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया हमने अपने टाइम को, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर एक ही फ्रेम ट्रांसमिट कर सकता है अपने डेटा को। इसके अंदर अगर बीच में से, जैसे ये स्लॉट है, इसके अंदर कोई बीच में से अपना डेटा को, अपने फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ठीक है। यहीं पे ही ट्रांसमिशन स्टार्ट हो सकती है। अगर यहाँ पे जैसे इसने ट्रांसमिट किया, ठीक है, इसको ये फ्री मिल गया चैनल हमारा, तो इसने अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज्यादा जो नोड्स हैं उनको ये सिग्नल जाएगा कि ये चैनल फ्री है, ठीक है, आइडल है। तो एक से ज्यादा जो नोड्स हैं वो एक ही टाइम पे, जैसे यहाँ पे एक ही टाइम पे दो, स्टेशन 4 और स्टेशन 1 दोनों ने यहीं पे डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब जैसे सपोज इस स्लॉट पे
स्टेशन 3 स्टेशन 2 दोनों को आइडल मिला ही चैनल, तो दोनों ने एक साथ डेटा फ्रेम सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे कोलिजन तो यहाँ पे भी हो ही रहा है, मतलब कि स्लोटिंग करने से हमारा जो कोलिजन है वो कुछ हद तक कम हो गया। जैसे ही इस स्टेशन 1 को पता लगा कि मेरा डेटा कोलाइड हो गया है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो नए स्लॉट से अपने उसी फ्रेम को भेजना स्टार्ट करेगा। ठीक है। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, यानी कि इसमें क्या है, मल्टीपल नोड्स एक चैनल पे यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ठीक है। नाउ मल्टीपल चैनल शेयर कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम शेयर कर रही हैं। इट चेक्स फॉर प्रेजेंस ऑफ करियर सिग्नल ऑन शेयर्ड मीडियम, यहाँ पे करियर सिग्नल को चेक करेंगी हर नोड, ये नोड भी, ये नोड भी, ये नोड भी और ये नोड भी। ठीक है, सारी नोड चेक करेंगे, करियर सिग्नल तो नहीं है, सिर्फ अपने इधर इतने पॉइंट तक ही चेक करेंगी ये। ठीक है, पूरे के पूरे पे नहीं, इतने पॉइंट पे चेक करेंगी हर नोड कि मेरे यहाँ पर कोई करियर सिग्नल तो नहीं है। ठीक है, सिग्नल का मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स दैट अनदर डिवाइस इज करंटली ट्रांसमिटिंग, कोई और डिवाइस ट्रांसमिशन कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई करियर सिग्नल होगा, इसका मतलब इस नोड ए को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई और डिवाइस जो है वो भी ट्रांसमिशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये चैनल फ्री नहीं है, तो ये डेटा सेंड नहीं करेगा। ठीक है। इफ मीडियम इज फ्री, अगर यहाँ पर मीडियम फ्री है, कोई करियर सिग्नल नहीं है, तो डिवाइस क्या करेगा, अपने डेटा को यहाँ पे सेंड करना स्टार्ट कर देगा। नाउ मल्टीपल डिवाइसेस कैन पोटेंशियली ट्रांसमिट बट ओनली व्हेन द मीडियम इज फ्री, एक से ज्यादा डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, अभी भी सेंड कर सकते हैं अपने डेटा को। सपोज यहाँ पे करियर सिग्नल नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ए नोड और बी नोड दोनों को फ्री मिला। ठीक है, और जो चैनल है, तो ये क्या करेगा, सपोज ए ने बी को सेंड करना है और बी ने ए को सेंड करना है, तो दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज आया, ये इस तक गया, सिमिलरली इसका मैसेज गया उसी टाइम पे और यहाँ तक गया, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, कोलॉइड हो गए ना, दोनों का दोनों मैसेज क्या है, कोलॉइड हो गया। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है ये, अगर चैनल बिजी है इट वेट्स फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, अगर चैनल बिजी रहेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करेगा, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा। अब ये तीन तरह के होते हैं, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट। वन परसिस्टेंट मींस कि चैनल अगर आइडल मिला किसी एक नोड को, तो वो क्या करेगा, उसी टाइम पे अपना डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। चैनल बिजी मिल रहा है तो स्टेशन कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा, मतलब अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे जा रहा है, सेंस करे जा रहा है चैनल को कि वो कब आइडल होगा। जैसे ही आइडल होगा वो फिर उसी टाइम पे डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। अगर मल्टीपल स्टेशंस फाइंड द चैनल आइडल एट द सेम टाइम, तो कोलिजन तो ओकर होगा ही। अगर मान लो इसी टाइम पे इस नोड को तीनों को ही क्या मिल गया, स्टेशन आइडल मिल गया, तो तीनों की तीनों सपोज उसी टाइम पे ही अपना मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, कोलिजन ओकर होगा। ठीक है। नॉन परसिस्टेंट में क्या करता है, ओनली स्टेशन दैट हैज डेटा, जिसके पास डेटा है सिर्फ और सिर्फ वही सेंड कर सकता है, वही सेंस कर सकता है चैनल को। ठीक है। इफ स्टेशन इज आइडल स्टेशन इमीडिएटली ट्रांसमिट डेटा, इसमें भी क्या करेगा, अगर चैनल आइडल है तो वो क्या करेगा, उसी टाइम पे डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। अगर चैनल बिजी है तो वो क्या करेगा, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, फिर वो दोबारा से उसके बाद वेट करने के बाद दोबारा सेंस करेगा। उसमें कंटिन्यूसली सेंसिंग कर रहे थे हम वन परसिस्टेंट में, इसमें पहले वेट करेगा वो, उसके बाद फिर सेंस करेगा वो चैनल को। ठीक है। नाउ पी परसिस्टेंट क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, यानी कि उसको अगर चैनल मिल गया है आइडल तो वो पी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा, उसके बाद फिर वो अपने क्या करेगा, उसको डेटा को सेंड करेगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो हर किसी की अलग अलग निकल के आ सकती है ना, तो जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो अपने चैनल पे क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। इफ चैनल इज बिजी स्टेशन वेट्स फॉर द नेक्स्ट टाइम स्लॉट, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा में देखा था ना, स्लॉट्स में हमने टाइम को डिवाइड कर दिया था, इसी तरह से यहाँ पे भी स्लॉट्स में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। अब CSMACD क्या है, CSMACD मींस की करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन को डिटेक्ट करना। अभी क्या से काम करता है वो देखिए। करियर सेंस, हर डिवाइस क्या करेगा, सेंस करेगा करियर को, यानी कि चैनल को सेंस करेगा हर एक डिवाइस। ठीक है, ये है। मल्टीपल डिवाइस कैन एक्सेस एट द सेम टाइम बाय सम फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, एक टाइम पे एक सपोज सबको आइडल मिल जाता है, तो कुछ रूल्स को फॉलो करके फिर वो क्या करेंगे, अपने डेटा को सेंड करेंगे। अब कोलिजन कैसे डिटेक्ट होगा, इफ टू डिवाइसेस ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, अब कोलिजन तो ओकर होगा ही। डिवाइस डिटेक्ट द कोलिजन वाया वोल्टेज चैनल और एरर सिग्नल्स, ये एरर सिग्नल्स ट्रेवल होने लग जाएंगे। जैसे ही दो डेटा आपस में कोलाइड हुए, एक जो है ना एरर सिग्नल या फिर वोल्टेज चेंज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, पूरे चैनल पे प्रोपेगेट करेगा, जिससे पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं एरर ओकर हो चुका है, तो कोई स्टेशन अगर रेडी है सेंड करने के लिए तो वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है। कोलिजन हैंडलिंग, ऑल डिवाइसेस स्टॉप ट्रांसमिटिंग इमीडिएटली एंड सेंड जैम सिग्नल्स, सारे के सारे डिवाइसेस स्टॉप कर देंगे अपनी ट्रांसमिशन को जैसे ही ये वोल्टेज चेंज हुआ या एरर सिग्नल मिला, और सेंड करेंगे जैम सिग्नल्स को। ठीक है, यहाँ पे जैम सिग्नल सारे भेजने लग जाएंगे।
ताकि किसी और को भी पता लग जाए कि एरर ओकर हो चुका है, इसलिए वो जैम सिग्नल्स भेजने लग जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैम सिग्नल भेजना स्टार्ट किया ताकि कोई और अगर मतलब कि सेंड करने ही वाला है तो वो रुक जाए, उसको पता लग जाए कि एरर आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद वेट करेगा वो रैंडम बैक ऑफ टाइम के लिए बिफोर रीट्राइंग, यानी कि अब कुछ टाइम के बाद फिर वो दोबारा से रीट्राई करेगा अपने डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, अब करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है, इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट हेल्प अवॉइड कोलिजन, इसमें हम अवॉइड करते हैं कोलिजन को, ये वायरलेस नेटवर्क्स में यूज होता है। ठीक है, वेयर डिटेक्टिंग कोलिजन इज डिफिकल्ट, क्योंकि डिटेक्शन में तो हम क्या थे, जैम सिग्नल्स भेज रहे थे तो सिग्नल्स की फॉर्म में एक दूसरे को पता लग रहा था नोड्स को कि कोई एरर ओकर हो गया है। वायरलेस के केस में तो वायर नहीं होती है ना, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हमारे नोड्स कनेक्टेड रहते हैं, तो वहां पे हम कैसे कोलिजन का पता लगाएंगे, तो वहां पे हम कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, पहले करियर सेंस किया चैनल आइडल है या बिजी है, कोलिजन अवॉइडेंस, यानी कि पहले चैनल को आइडल, इफ चैनल इज आइडल डिवाइस वेट्स फॉर शॉर्ट रैंडम बैक ऑफ टाइम, यहाँ पे वो वेट करेगा, अगर उसको आइडल भी मिल गया ना चैनल तो वो उसी टाइम ही डेटा को सेंड करना स्टार्ट नहीं कर देगा, वो कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा पहले। इफ चैनल स्टेज आइडल ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर उस टाइम तक भी चैनल आइडल ही रहता है तो डिवाइस ट्रांसमिट करेगा डेटा को, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी अभी तक देख रहे थे ना कि जैसे ही आइडल मिलता है सारे के सारे एक साथ ही डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा नोड्स, तो कोलिजन तो हो ही सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि अगर वो चैनल आइडल में मिल गया तो हम कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेंगे, पहले वेट करेंगे कि चैनल अभी भी उस अमाउंट ऑफ टाइम में भी आइडल ही रहा है कि नहीं आया है, अगर वो आइडल ही रहता है तो फिर उसके बाद हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट किया, फिर उसके बाद ऑप्शनल आरटीएस सीटीएस मैकेनिज्म, ये क्या कहती है कि आरटीएस यानी कि रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड, ये मैसेजेस यानी कि पहले वो रिक्वेस्ट करेगा सेंड के लिए करियर को, ठीक है, उसके बाद जब क्लियर टू सेंड सिग्नल आ जाएगा तो उसके बाद फिर वो दोबारा से एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, फिर उसके बाद अपना डेटा सेंड करेगा। ठीक है, तो ये कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहा है, पहले आइडल मिला उसके बाद वेट किया, फिर उसके बाद उसने रेडी टू सेंड सिग्नल भेजा, उसके बाद उसको जब क्लियर टू सेंड सिग्नल मिल जाएगा उसके बाद वो सेंड करेगा डेटा को। ठीक है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। आफ्टर सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन रिसीवर सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट को, तो इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड सेंडर एज्यूम्स अ कोलिजन ओकर, अगर कोई हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है तो इसका मतलब समझ जाएगा कि कोई ना कोई कोलिजन ओकर हुआ है। अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, कोलिजन डिटेक्शन, ये कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, नाउ ये यूज होता है वायर्ड के अंदर, ये यूज होता है वायरलेस के अंदर। ठीक है, कोलिजन हैंडलिंग में क्या होता है, डिटेक्ट आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन हो गया उसके बाद हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अवॉइड करते हैं कोलिजन को बिफोर इट ऑकर्स। मैकेनिज्म क्या है, स्टॉप ऑन कोलिजन, कोलिजन जैसे ही हो गया स्टॉप कर जाओ। इसमें क्या है, कोलिजन अगर ओकर हो गया, मैकेनिज्म क्या है इसकी, वेट करो और रिजर्व करो बिफोर सेंडिंग, पहले वेट करो कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, फिर रिजर्व करो रिसोर्सेज को, फिर सेंड करो अपने डेटा को। रिलायबिलिटी इसमें लोअर है, इसमें बेटर सूटेड इन वायरलेस। ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी को सपोर्ट करती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। इट इनेबल्स कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क, यहाँ पे क्या करता है, इट इनेबल्स कम्युनिकेशन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क बाय सेलेक्टिंग ऑप्टिमल पाथ, यानी कि हम एक रूट को चूज करते हैं, किस रूट को फॉलो करके हम अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन हम अपने डेटा को ट्रेवल कराना चाह रहे हैं, वो हम नेटवर्क लेयर के थ्रू करते हैं। ठीक है, फंक्शनैलिटी क्या होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेसिंग यहाँ पे करते हैं हम, राउटिंग यानी कि रूट डिसाइड करते हैं, बेस्ट रूट क्या है राउटिंग टेबल की हेल्प से, पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेस यूजिंग राउटर्स। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली हैंडल्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ पैकेट, जो पैकेट्स है उनको फ्रेगमेंट्स किया, ठीक है, उसके बाद उसको रीअसेंबल किया रिसीवर साइड पे। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, प्रायोरिटाइज सर्टेन टाइप ऑफ ट्रैफिक ओवर अदर, हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को दूसरे ट्रैफिक से। ठीक है, एरर हैंडल कर सकते हैं हम, ठीक है, इसके अंदर आईसीएमपी के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के थ्रू। अब डिफरेंसेस देखते हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बीच में। आईपी एड्रेस यूज होता है नेटवर्क लेयर पे और मैक एड्रेस यूज होता है डेटा लिंक लेयर पे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू डिवाइस, डिवाइस को असाइन करते हैं नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, जो वो नेटवर्क पे आ जाता है डिवाइस। ठीक है, मैक एड्रेस क्या है, हार्डवेयर एड्रेस है असाइन टू अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हमने डिजाइन किया फॉर आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क के अंदर हमें कोई डिवाइस आइडेंटिफाई करना हो तो हम मैक एड्रेस के थ्रू करते हैं। लेयर ऑफ ऑपरेशन, ये नेटवर्क लेयर पे, ये फिजिकल लेयर होगी, डेटा लिंक लेयर आएगा ये। ठीक है, फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है, 32 बिट एड्रेस को यूज करता है या 128 बिट्स को यूज करता है, ये 48 बिट एड्रेस होता है। ठीक है, और ये 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, इस तरह से। नाउ
पर्पस क्या है, हेल्प्स इन राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क्स एंड आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन ग्लोबल इंटरनेट। ग्लोबल इंटरनेट पे अपने डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है फिजिकल डिवाइस को ऑन अ लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क के ऊपर हमें कोई डिवाइस आइडेंटिफाई करना है तो हम मैक एड्रेस को यूज करके करते हैं, मेकिंग इट यूजफुल फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल नेटवर्क। सेम लोकल नेटवर्क के अंदर अगर हमें अपने डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन कराने, सपोज ये मेरा लैन है एक, इसमें वेरियस मेरे कनेक्टेड है कंप्यूटर्स, ठीक है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफर कराना है तो हम मैक एड्रेस के थ्रू एक ही लैन के अंदर करा सकते हैं, हमें आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है। चेंजेस ओवर टाइम, चेंजेस ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये चेंज होता रहता है ओवर टाइम। अगर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मैक एड्रेस है वो फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है। मैक एड्रेस फिक्स रहता है एज इट टाइड टू द हार्डवेयर ऑफ द डिवाइस। कम्युनिकेशन में कैसे यूज होता है, यूज टू रूट पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। ये यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है। अब स्कोप क्या है इसका, ग्लोबल है ये, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस द नेटवर्क, और ये लोकल है, यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन द सेम लोकल नेटवर्क, ठीक है। नाउ क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है, दो तरह की एड्रेसिंग होती है आईपी एड्रेसिंग के अंदर, दो तरह की एड्रेसिंग होती है, क्लासफुल और एक क्लासलेस। पहले हम क्लासफुल एड्रेसिंग देखेंगे। क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। इसमें टाइप्स क्या होते हैं, दो तरह के हम क्लासफुल एड्रेसिंग में देखते हैं, एक तो IPv4, एक IPv6। V4 के जो एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है, और जो V6 है उसका एड्रेस होता है 128 बिट्स का, ठीक है। टू पार्ट्स होते हैं इसके, एक एड्रेस के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो नेटवर्क आईडी बताता है, एक हमें होस्ट आईडी बताता है, ठीक है। जो आईपी एड्रेसेस हैं वो क्लासेस में कितनी क्लासेस में डिवाइड होते हैं, A B C D E, जो हम अभी कवर करेंगे। क्लासेस डिटरमाइंड बाय फर्स्ट फ्यू बिट्स ऑफ द एड्रेस। जो क्लासेस हैं हम कुछ फर्स्ट बिट्स है ना वो रिजर्व कर लेते हैं, उसकी हेल्प से हम क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज क्लास ए को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर जीरो फर्स्ट बिट अगर हमारी जीरो है तो इट मीन्स की क्लास ए है, ये अगर मेरा इस तरह से है तो इट मीन्स क्लास बी है, इस तरह से है तो क्लास सी है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जैसे ये देखिए यहाँ पे चार्ट में, यहाँ पे ये फर्स्ट बिट हमने रिजर्व कर ली, ठीक है। यहाँ पर ना एक एड्रेस मेरा कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स और ये 8 बिट्स, ठीक है। अब ये देखिए क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट 8 बिट्स होती हैं वो होती हैं नेटवर्क आईडी की, और जो रेस्ट ऑफ द 888 यानी 24 बिट्स जो रेस्ट बच गई हैं वो होती हैं होस्ट आईडी की, ठीक है, ये होती हैं होस्ट की, ठीक है। अब अगर इसमें भी 8 बिट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें भी फर्स्ट बिट मैंने रिजर्व कर ली 0। अब जो फर्स्ट बिट है वो मेरी 0 रिजर्व हो गई यहाँ पे, इट मीन्स कि किसको मिलेगी, क्लास ए। इसका मतलब वो क्या आइडेंटिफाई करती है, क्लास ए को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अगर मेरी फर्स्ट बिट्स 10 होती, पहले ये देख लेते हैं फर्स्ट बिट, अगर ये फर्स्ट ऑक्टेट है ना मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, अगर मेरी फर्स्ट बिट 0 है क्लास ए को बताती है। अगर मेरी फर्स्ट बिट 10 हो गई तो क्लास बी को बताएगी, 110 हुई तो क्लास सी, 1110 हुई तो क्लास डी, एंड सारी की सारी 1 हो गई तो क्लास ई को बिलोंग करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेटवर्क और होस्ट आईडी में कैसे डिवीजन होता है, ठीक है। अगर इस तरह से है कि फर्स्ट 8 बिट्स, ये 32 बिट्स का एड्रेस है ना, 8 बिट्स मेरी नेटवर्क आईडी को मिल जाएं, 24 बिट्स मेरी होस्ट को मिल जाएं, तो इसका मतलब वो क्लास ए में है, ठीक है। क्लास बी में कैसे डिवीजन होता है, 16 बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए होती हैं, 16 बिट होस्ट आईडी के लिए होती हैं। क्लास सी के अंदर फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए होती हैं, लास्ट की 8 बिट्स जो बच गई हैं वो होती हैं होस्ट के लिए, ठीक है। और क्लास डी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, नेटवर्क और होस्ट के बीच में डिवीजन नहीं होता, वो पूरा पूरा मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस के लिए यूज होता है, और जो क्लास ई है वो रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि डेसिमल फॉर्म में जो एड्रेसेस गिवन है उससे कैसे पता लगेगा कि हमारा किस क्लास से क्या बिलोंग कर रहा है। जैसे डेसिमल फॉर्म में देखिए यहाँ पर क्लास ए, इसका मतलब उसके एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 या 02 127, फिर क्लास बी के अंदर 128 से 191, क्लास सी के अंदर 192 से 223, फिर क्लास डी के अंदर 224 से 239, फिर 240 से 255, ठीक है। ये क्लास डी है, ये क्लास ई का है, ठीक है। तो ऐसे एड्रेसेस, अगर मेरा एड्रेस सपोज ये इस तरह से गिवन है तो ये किसको बिलोंग करता है, तो हम फर्स्ट ऑक्टेट को ही चेक करेंगे कि ये वाला जो एड्रेस है ये किस रेंज में लाई कर रहा है। फर्स्ट ऑक्टेट इस वाली रेंज में लाई कर रहा है, इसमें 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 ये इसमें लाई कर रहा है ना, 0 to 127 के बीच में इसकी वैल्यू है, इट मीन्स ये क्लास ए को बिलोंग कर रहा है। तो अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू इस रेंज के बीच में है तो वो क्लास बी को बिलोंग कर रहा है,
फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 192 से 223 के बीच में है तो क्लास सी, 224 से 239 के बीच में है तो क्लास डी, और इस तरह से है तो क्लास 8, ठीक है, सॉरी क्लास ई, ठीक है। तो ये है हमारा, इसका ओवरव्यू एक बार और देख लेते हैं। क्लास ए, उसमें स्टार्टिंग एड्रेस क्या रहेगा, क्लास ए का स्टार्टिंग एड्रेस है 000, ठीक है, एंडिंग एड्रेस है ये, यानी कि जो ये दो एड्रेसेस है ना 0 to 127 की रेंज हमने ये बताई थी आपको कि ये क्लास ए की रहती है। तो इसमें भी जो ये दो एड्रेसेस है ना 000 और लास्ट एड्रेस है 127.255.255.255, ये दो एड्रेसेस रिजर्व रहते हैं। ये बताते हैं मेरे नेटवर्क को और ये बताता है मेरा किसको, ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस होता है ये मेरा एड्रेस है। तो पहला काम क्या है, इसमें से मुझे ना तो मेरा नेटवर्क पता, ना मुझे होस्ट आईडी पता, तो मैं कैसे निकालूंगी, पहले तो क्लास को आइडेंटिफाई करो। क्लास क्या है, ये क्लास है ए, क्यों, क्योंकि मैंने ये ऑक्टेट देख लिया, मुझे पता लग गया ये क्लास ए को बिलोंग करता है, ठीक है। अब मुझे नेटवर्क आईडी पता करनी है, नेटवर्क आईडी क्या है, तो हम मास्किंग करते हैं। मास्किंग क्या होती है कि जितनी भी क्लास में नेटवर्क आईडीज हैं, जितनी बिट्स नेटवर्क आईडीज की होती हैं, जैसे क्लास ए के अंदर कितनी नेटवर्क आईडीज होती हैं, फर्स्ट 8 बिट्स तो नेट के लिए यूज होती हैं, लास्ट की 24 होस्ट के लिए यूज होती है। तो फर्स्ट 8 बिट्स यूज होती है ना, 8 बिट्स, तो 8 बिट्स का मास्किंग कर दो, मतलब कि इस तरह से कर दो, इसको पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 0 1 0 1 0 0 0, ठीक है, मैंने ये लिखा डॉट, ये 10 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे लिखो 1 2 3, ये 8 आ गया बाइनरी फॉर्म में। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 लिखो, 1 के लिए यहाँ पे 1 आएगा, बाकी जगह 0 0 0 लिख दो। और इसी तरह से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये आ गया। अब मास्किंग कैसे करेंगे, हमें पहले क्लास आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसमें देखने की नेटवर्क आईडीज कितनी यूज होती हैं। नेटवर्क आईडीज के लिए 8 बिट्स होती है ना रिजर्व, तो 8 बिट्स होती हैं, तो यहाँ पे 8 बिट्स 1 1 1 लिख दो, 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने वंस लिख दिए, रेस्ट ये सारी 0 0 0 कर दो, इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंडिंग करेंगे, एंडिंग करो, यानी कि सेम बिट्स पे 1 आएगा, अदरवाइज डिफरेंट बिट्स होंगी तो 0 आएगा। अब सेम बिट्स कहाँ आ रही हैं, यहाँ पे अलग आ रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग आ रही है, तो ये कितनी बिट्स अलग आ रही है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिख दो। 1 1 सेम आ रही है, सेम लिखो, फिर 0, फिर ये सेम बिट्स आ गई 1, फिर ये 0, और ये वाली बिट्स तो सारी की सारी अलग ही हैं, क्योंकि एक भी बिट 0 हो जाती है तो 0 आंसर आता है ना एंडिंग में, तो ये सारी 0 फिर 0 फिर 0 इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर एंडिंग मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 ही बनेगा, ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 0.0.0, तो ये मेरा नेटवर्क आईडी आ गया, ठीक है। तो मेरा नेटवर्क आईडी क्या आ गया, नेट आईडी मेरा ये निकल के आ गया 10.0.0.0, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसके अंदर होस्ट आईडी कितने पॉसिबल है, होस्ट कितने पॉसिबल है, होस्ट एड्रेस, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस मेरे कितने पॉसिबल थे, 2⁸8, इतने नेटवर्क एड्रेस पॉसिबल थे। अब होस्ट कितने पॉसिबल है, 2⁻24, ठीक है। अब उसके अंदर भी जो ये वाला है, ये मेरा पहला होस्ट था ना 10.0.0.0, ठीक है, जो मेरा नेटवर्क आईडी को बता रहा था, और एक ये होस्ट पॉसिबल हो सकता है 10.255, मतलब कि सारे के सारे 1 हो जाए, अगर ये सारी बिट्स जो होस्ट की हैं वो 1 1 1 हो जाएं तो ये बन जाएगा एड्रेस। तो जो ये एड्रेस होता है ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग मींस कि एक नेटवर्क के अंदर अगर मेरे वेरियस होस्ट हैं, उन सब तक अगर मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है तो मैं इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करूंगी, यानी कि ये मेरा नेटवर्क है 10.0.0.0, अगर इसमें मुझे सारे होस्ट को कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है तो मैं ये वाला एड्रेस यूज करूंगी, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है, इसीलिए यूजफुल कितने बन जाते हैं होस्ट एड्रेसेस, 2⁻24 में से 2 माइनस कर देना तो वो मेरे यूजफुल एड्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है मास्किंग का। तो मास्किंग समझ आ गया, मास्किंग कैसे निकालते हैं, पहले हमें क्लास को फाइंड आउट करना है, उस क्लास में नेटवर्क के कितने बिट्स यूज हो रहे हैं। सपोज क्लास बी है, क्लास बी में 16 बिट्स यूज हो रहे हैं ना, तो 16 टाइम्स हम यानी 2 ऑक्टेट्स में 1 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या आ गया, इसके अंदर ये आ गया
क्योंकि हमने फर्स्ट ऑक्टेट को ही 1111 लिखा था। सारे बिट्स अगर 8 टाइम हम अगर हम 111111 लिखेंगे 8 टाइम्स तो 255 बनेगा, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में। तो ये मास्क आया। क्लास बी का हमने क्योंकि 16 बिट्स यूज किए थे नेट आईडी के लिए, तो इसके लिए इसीलिए यहाँ पे 255.255.0.0 ये हमारा मास्क क्लास बी का बना। क्लास सी का मास्क क्या है, 3 टाइम्स 255 लिख दो .0, ठीक है, 3 टाइम्स 255.0 ये है, ये आगे स्प्लिट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे डी का कोई मास्क नहीं होता, ई का, क्योंकि यहाँ पे हमने नेटवर्क और होस्ट में डिवीजन नहीं किया हुआ, ठीक है। अब ये लीडिंग बिट्स वही है कि स्टार्टिंग में अगर 0 आ जाए, बाइनरी फॉर्म में अगर हमारी एड्रेस गिवन है और स्टार्टिंग बिट 0 है, इट मींस क्लास ए को बिलोंग कर रहा है। 10 है तो क्लास बी, 110 है तो क्लास सी, 11110 है तो डी, और सारे 1 है, 4 टाइम्स 1 है तो क्लास ई को बिलोंग करता है। अब नेट नंबर ऑफ नेटवर्क्स ए में कितने पॉसिबल हैं, 2⁸8 हमने किया अगर, ठीक है, तो उसमें भी ये क्या है, 2 रिजर्व रहते हैं ना, तो 128 आया, 2⁸8 करेंगे तो, ठीक है। इसमें कितने पॉसिबल हैं, 128 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं, और 2 रिजर्व रहते हैं हमारे, तो इसलिए टोटल कितने आगे, अगर रिजर्व को हटा दिया जाए तो 126 आएंगे। क्लास बी के अंदर नेटवर्क्स कितने पॉसिबल है, 2⁻16, बट उसमें से भी 2 हम ऐसे माइनस कर देंगे, इसमें 2⁻24 नेटवर्क्स पॉसिबल हैं। इसके अंदर क्या है, होस्ट के अंदर वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 2⁻24 होस्ट एड्रेसेस पॉसिबल है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 एड्रेसेस को। एक एड्रेस नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज होता है और एक ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस के लिए यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली क्लास बी के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल हैं, 2⁻16, और उसमें से भी -2 कर देंगे हम। और सी के अंदर कितने हैं, 2⁸8 होस्ट अवेलेबल हैं, और उसमें से भी -2 कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे यूसेज क्या है, ये लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज होती है, ठीक है, ये मीडियम साइज नेटवर्क्स के लिए और ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज होती है, ठीक है। ए के अंदर हम बहुत सारे होस्ट को लेके आ सकते हैं ना, बहुत सारे होस्ट पॉसिबल है, तो उससे हमारे वेरियस नेटवर्क एड्रेसेस बन सकते हैं, इसीलिए ये लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज होता है। इसमें हम कम होस्ट मतलब मीडियम साइज के होस्ट रख सकते हैं, मीडियम होस्ट एड्रेसेस रहते हैं, तो इसीलिए मीडियम साइज नेटवर्क। और इसके अंदर सबसे कम होस्ट रहते हैं, तो ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज होता है, क्लास सी। और जो क्लास डी है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, क्लास ई जो है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।